हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए शुरू करें आज की अपनी पहली क्लास। यानी अभी तक हम लोग चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइजर हैं उनके स्टेटमेंट को डिकोड कर रहे थे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर। तो सबसे पहले आज इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यानी विकास सीमा का विस्तार हो गया है। अब ये क्या है विकास सीमा का विस्तार, इस विषय पर हम लोग पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और क्लास का जो पूरा पैटर्न है, एक बार आप उस पर निगाह हम डालिए और उसके बाद सोचिए कि यहां से, और सबको जवाब भी देना है सोचने के बाद, क्योंकि स्वाभाविक केवल पेड क्लास के बच्चे ही है इस क्लास में। प्रीलिम्स आप सब इस बार दे रहे हैं, तो प्रीलिम्स की निगाह से, यानी जो आप 24 मई को बैठेंगे, हमारी तैयारी किस प्रकार से अब आगे बढ़ रही है इन सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं। और आज आपको ये देखना है, चूंकि पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो क्या बेसिक इकोनॉमिक्स भी आपकी क्लियर होती जा रही है कि नहीं। तो पहला चैप्टर आपके सामने आप देख सकते हैं, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर। आज हम ये पढ़ रहे हैं। बाकी के सारे चैप्टर्स स्वाभाविक रूप से चैप्टर नंबर 2 जब इसका नंबर आएगा तब हम पढ़ेंगे। और ऐसे ही सभी चैप्टर्स मैंने आपको पहली क्लास में बता ही रखा था किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो अब उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं। तो चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करें, इसके बाद नंबर लगेगा राजकोषीय घटनाक्रम का, इसके बाद बैंकिंग नॉन बैंकिंग सेक्टर्स का, फिर वाह्य क्षेत्र का चौथा चैप्टर, फिर पांचवां इन्फ्लेशन का यानी मुद्रास्फीति का, छठवां कृषि का, सातवां सर्विस का, और उसके बाद इंडस्ट्री का, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का, उसके बाद इन्वायरमेंट का, और उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ का, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट का, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट का, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एआई इकोनॉमिक्स का। आज मेरे एक स्टूडेंट ने, जो मेरी पर्सनल मेंटरशिप में मिस्टर विशाल, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे एआई इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। अब चूंकि लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे हैं, तो अब आपके मन में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा कि एआई इकोनॉमिक्स कोई बहुत बड़ी चीज है। जी नहीं, एआई, मैं सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं, यही जो आप यहां पढ़ने जा रहे हैं सेम वही है। यानी जैसे एआई क्या है, एक बार सभी बच्चे, विशाल आप क्लास में होंगे तो जरूर मुझे कमेंट करें कि क्या आप इस चीज को, आपने जो प्रश्न पूछा कि सर एआई इकोनॉमी पर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। तो सबसे पहली बात, एआई इकोनॉमी का मतलब हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो हम जीडीपी, डेवलपमेंट और इंक्लूजन की बात करते हैं, उसी को हम एआई इकोनॉमी बोलते हैं। सिंपल है, इकोनॉमी में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं: लॉ, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। यानी इन चारों के बनने से ही कोई इकोनॉमी बनती है, यानी कोई भी गुड्स एंड कोई भी सर्विस, यही मिल करके इकोनॉमी बनाती है, जो इन चारों के मिलने से बनती है। तो अगर ये हो गया इकोनॉमी जो 4 चीजों के मिलने से बनता है, तो स्वाभाविक है एआई इकोनॉमी क्या हो गया, यानी एआई लैंड को कैसे ज्यादा यूज के लिए एफिशिएंट बना देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी क्या करता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनको इनहेंस करता है। रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन कितना बेहतर बना देगी, लेबर को कितना स्किल कर देगी, कैपिटल को कितना एफिशिएंसी के साथ यूज करना सिखाएगी, और एंटरप्राइज को मदद करेगी कि वह स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्लान को जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के संदर्भ में, उसको कैसे बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करे। तो टेक्नोलॉजी हमेशा यही काम करती है, इसलिए ये अलग से कोई अपने आप में ब्रह्मास्त्र इकोनॉमी नहीं है। आई होप आप इस चीज को समझ गए। विशाल, क्या आप समझ पाए? विशाल मीना, एआई इकोनॉमी यही है, सिंपल सी बात है। अब इसको कोई बहुत आपको फंसाने वाले अंदाज में पढ़ाने लग जाए एआई इकोनॉमी, दिस इज द इकोनॉमी। जिस बच्चे को ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता है कि दुनिया में चाहे मेरा ये पेन हो, चाहे आप जिस लैपटॉप या मोबाइल से मेरी क्लास देख रहे हो, आप हाथ में जो पेन यूज कर रहे हैं, जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, जो कपड़ा आप पहने हैं, जो कुछ भी, तो दुनिया में इन्हीं 4 चीजों के मिलने से ये सब कुछ बना हुआ है। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमी। और इन 4 चीजों को बनाने में टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये मैंने आपको बता दिया। दैट्स इट, यही है एआई इकोनॉमी। तो एआई इकोनॉमी कोई अलग सी चीज नहीं है। जो आप एआई के डेवलपमेंट सारे आप
पढ़ ही रहे हैं तो उसको अलग से परेशान होने की जरूरत है, ठीक है ना। अब वैसे तो मैं भी आपको चाहूं मतलब एकदम टफ एआई पता नहीं क्या क्या बातें बता दूं, नो नथिंग, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये कुल मिला करके हमारे फिर 16वां चैप्टर आपके सामने आता है। ऑब्वियस है कि हम कैसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, वो सारी बातें ये मैंने सिलेबस के साथ भी कनेक्ट कर दिया था, यानी प्रीलिम्स का सिलेबस ही आज मेरे केंद्र में है। और कैसे कैसे था ये आपको क्लियर हो गया है, तो बताने की जरूरत नहीं। यानी करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो फिर ये इकोनॉमिक्स आप पढ़ने ही जा रहे हैं और यह यूनिट इकोनॉमिक्स आप पढ़ने जा रहे हैं। 2 यूनिट सीधा सीधा कनेक्टेड है, आज हम प्रीलिम्स की बात करेंगे। तो ये हो गया सिलेबस। सीसेट में मैंने कहा था कॉन्सेप्ट अच्छे से बनाएंगे तो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व होगा। जैसे दुनिया में आज जो कुछ भी चल रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन की चर्चा, अगर ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होता है आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो क्या कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस हैं आप पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। तो वो भी मैंने आपको बता रखा था। फिर उसके बाद मेंस का पूरा डिस्कशन किया गया था, किस किस पेपर से कनेक्ट होगा क्या क्या, यानी जीएस पेपर 1 से कैसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, ये सारे विषय पेपर 1 में भी हैं, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दों में मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद पेपर 1 के बाद पेपर 2 में कैसे कनेक्ट हो रहा है ये भी आपको बताया गया था। अभी उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस केवल एक प्रीव्यू कर रहे हैं जिससे कि आप चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए। फिर इसके बाद पेपर 3 तो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा था ही, बताने की जरूरत नहीं है, साइंस टेक वगैरह की भी चर्चा है। और फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का एथिकल एंगल। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है आज का पहला चैप्टर। स्वाभाविक है क्लास स्लो मोड में ही चलेगी, स्लो को मतलब बहुत ज्यादा आपको पढ़ाना है। अब यहां से आपका मूल्यांकन का पैटर्न स्टार्ट होता है। मूल्यांकन मतलब आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और सबसे पहले क्योंकि हमारा टारगेट प्रीलिम्स एग्जाम है 24 मई है, तो अब आप देख सकते हैं 24 मई के लिए अपनी तैयारी कैसे की जाए और उसके लिए मैंने क्या तैयारी की है अब जरा देखते चलेगा। और यही आपको करना है पर डे। आपको चाहे इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट हो, साइंस एंड टेक हो, कुछ भी पढ़ रहे हैं, पैटर्न यही अपनाना है अगर आप एक्चुअल में पास होना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं बायोडायवर्सिटी, तो बायोडायवर्सिटी से संबंधित जितने भी आपके चैप्टर में टर्म है उसकी आपको क्या करना चाहिए, उसको फिल्टर करके निकाल लेना चाहिए। जैसे मैंने चैप्टर 1 में आप देखिएगा कितने टर्म निकाले। अब ये सारे टर्म क्वेश्चन में नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये सारे टर्म क्लियर नहीं तो क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल होगा। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन के ऑप्शन को नहीं समझ पाएंगे और फिर आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। इसलिए जितने भी टर्म होते हैं किसी भी चैप्टर के, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो और चाहे इकोनॉमी का चैप्टर 1 द स्टेट ऑफ इकोनॉमी हो, इसलिए सबसे पहले हमारा जो फोकस है आप देख सकते हैं, फिर से हम अपने उसी बात पे हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स। यानी हम जो अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो भी आपको हम सिखाने जा रहे हैं, और प्लस एडवांस इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो एडवांस इकोनॉमी उन बच्चों के लिए जो मेरे साथ इकोनॉमी कई सालों से पढ़ रहे हैं या पिछले साल से पढ़ रहे हैं, वो तैयार कर चुके। अब देखिए, जैसे यही प्रेजेंटेशन का पैटर्न आपको लेकर के चलना है। अब पहला शब्द जो पहले मतलब इस चैप्टर में चर्चा में है, इधर देखिएगा, मैंने कैटेगरी बनाई है। सबसे पहले ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से टर्म चर्चा में है, तो कुल मिलाकर के 9 शब्द चर्चा में है। जरा पहले एक एक चीज पे चलिएगा, क्योंकि अगर ये प्रेजेंटेशन मैं कर दूं बच्चों, आप ट्रस्ट करें, आप स्वयं भी इसको कर लेंगे। मैं कराने जा रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप केवल मुझसे, यानी जो काम कोई भी एआई नहीं कर सकता और आप नहीं कर सकते, वो काम मैं करता हूं आपके लिए। यानी कैसे किसी चीज को थाली में परोसा जाए, कंटेंट की थाली मैं आपकी बनाता हूं। अब आपको तय करना है कंटेंट की थाली आपकी कैसी है। तो ये मैंने पहला कॉलम बनाया ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, और ये केवल पहले चैप्टर का, इसमें दूसरे चैप्टर का कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, इसको निकाल करके देखना है। फिर इसके बाद दूसरा, अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा अभी बहुत बढ़िया से पीडीएफ में। फिर देख सकते हैं चैप्टर 1 स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में ग्रोथ मेजरमेंट, यानी इंडिया में जो भी ग्रोथ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं, यानी 10वां आप देख सकते हैं, 10 से लेकर के 19 तक एक एक शब्द जो भी आ रहे हैं। फिर इसके बाद ग्रोथ इकोनॉमिक्स में जो भी टर्म आए सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देख सकते हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 में ही CABC, IMF और ग्लोबल फोरकास्ट से जुड़े हुए टर्म क्या हैं, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है, चीजें कर
चर्चा कर चुका हूं। बेसिस पॉइंट क्या होते हैं, बीपीएस क्या होते हैं, एडवांस्ड इकोनॉमीज क्या होती हैं, ग्रोथ फोरकास्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन फोरकास्ट क्या होता है, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, इस प्रकार के यानी कैटेगरी 3 में इतने। फिर इनका एक्सप्लेनेशन आएगा। फिर उसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 1 में ही यानी कॉलम डी, मॉनेटरी फिजिकल फाइनेंस टर्म्स आप देख सकते हैं। अब चार्ट आ गए, जरा ध्यान से देखिएगा। चार्ट 1 to 1.6, अब चार्ट का एनालिसिस होगा और उस चार्ट में आपको जो टर्म आ रहे हैं वो टर्म की मैंने यहां पर सीरीज तैयार कर दी है। और पहली सीरीज है पॉलिसी रेट क्या होता है, एक एक, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, मॉनेटरी टाइटनिंग का क्या मतलब होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, अंकटाड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, अंकटाड क्या है, न्यूट्रल एक्मोडेटिव स्टांस क्या होता है। अक्सर ये चर्चा में रहता है इन्फ्लेशन के संदर्भ में। बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो कितने हो गए, यानी 36 सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर्स के साथ। तो अभी हम पहुंच गए मॉनेटरी फिजिकल फाइनेंस टर्म, और ये सबका चार्ट है। चार्ट पहले ये समझा दूंगा, फिर चार्ट भी आपको समझना आसान हो जाएगा। एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन, यही पैटर्न आपको हर एक पेपर में अपनाना है। अब आप सोचिए पहले ही चैप्टर में कितने टर्म आ रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद आता है इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट से जुड़े हुए टर्म्स आप देख सकते हैं। यानी इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट क्या होता है, जिसे हम आर्थिक कूटनीति कहते हैं, जैसे ट्रंप ने किया, टैरिफ, नॉन टैरिफ, इस प्रकार के। तो ये सारे टर्म आ गए, यानी कुल मिलाकर के 51 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक की सारी चीजें यहां पर एक एक टर्म आपको क्लियर कर दिया गया। ये पूरा का पूरा आपका कंटेंट। यानी सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी पे आए। टर्मिनोलॉजी पे आने के बाद एक बार सरसरी निगाह से आपको पहले चैप्टर से कनेक्ट कर दूं, फिर डिटेल्ड एनालिसिस यहां से स्टार्ट होगा। अब डिटेल्ड एनालिसिस स्टार्ट होगा। जो पहला, अगर आप बुक देखोगे, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्रेजाइल एंड डाइवर्जिंग, वैश्विक आर्थिक समृद्धि कमजोर और अपने रास्ते से भटकी हुई, ये मैं आप लोगों को डिटेल में करा चुका हूं, लेकिन फिर भी कराऊंगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब के स्टेटमेंट में क्या करा चुका हूं, लेकिन फिर इसको फ्री हैंड बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। समय भले लगे, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स का बादशाह बनना है, यहीं पर बनना है। अब देख सकते हैं सारे चार्ट। यानी पहले फ्री हैंड एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लूंगा, उसके बाद फिर टेबल 1 आपके सामने आ रहा है, 1 का 1। अब आता है आईएमएफ का, वही जो मैंने आपको शुरुआत में ही कराया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और उसमें जितनी भी देश हैं उनकी ग्रोथ रेट, ये आ गया पहला चैप्टर। फिर ऐसे अब उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, फिर चार्ट 1, पॉलिसी रेट किस देश में कितना है, चाहे वो इमर्जिंग इकोनॉमी हो, एशियन इकोनॉमी हो, कौन है। तो एक एक चार्ट का डिस्कस करूंगा यहां पर आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। देख सकते हैं ग्लोबल पॉलिसी अनसर्टेनिटी का एक डायग्राम है, फिर ग्लोबल एफडीआई फ्लो का डायग्राम है, यानी जो कुछ भी चर्चा में है सारी चीजें यहां पर है। फिर बॉक्स 1.1 आप देख सकते हैं, उसका हिंदी में पूरा एनालिसिस है, जिसको आप जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, उसी का इंग्लिश में पूरा डिटेल है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा ओरिजिनल कंटेंट भी है, जिससे कहीं भी आपको डाउट लगे तो तुरंत आप उसको पढ़ करके चीजों को ठीक करें अपने लिए, जिससे मतलब एक कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। फिर आप देख सकते हैं अगला आता है ट्रेंड्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी के बाद दूसरा आता है घरेलू अर्थव्यवस्था में रुझान क्या चल रहे हैं, और फिर उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। यानी हर एक क्षेत्र में हमारी ग्रोथ कैसी चल रही है, एग्रीकल्चर में, पशुपालन में, फॉरेस्ट्री में, फिशिंग में, इंडस्ट्री के इन सभी सेक्टर्स में, सर्विसेज के इन सभी सेक्टर में, जहां से सीधा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इनकी ग्रोथ रेट का असेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछा जाता है, ट्रेंड पूछा जाता है। आपके सामने ये चार्ट पहले चैप्टर का तैयार हो जाता है, आप देख सकते हैं। फिर इसका एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद भारत में जो एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स हैं, यानी डिमांड साइड में क्या क्या होता है, वो आपके सामने आ गया, वही जीडीपी के ग्रोथ इंजन। तो ये सब आप पढ़े भी हुए हैं, इनका भी ट्रेंड हम लोग देखेंगे, जिनको मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी काफी कुछ क्लियर कर दिया गया है। फिर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में किस क्षेत्र का कितना योगदान है, उसका भी पूरा का पूरा यानी डिटेल है। अच्छा खैर ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर कंपोनेंट यानी डिमांड साइड, ये हो गया। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों
जो जीडीपी को बढ़ाने का सबसे बड़ा फैक्टर है जिसे हम कहते हैं डिमांड साइड। डिमांड साइड यानी ये वो फैक्टर है जो इंडिया में जीडीपी को बढ़ाता है। डिमांड आप सबको बहुत अच्छे से पता है, डिमांड इंडिया में, ठीक है ना। अब डिमांड का पूरा ग्रोथ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे ग्रोथ को दिखा रहा है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर एक एनालिसिस होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो डिमांड कैसे बढ़ रही है, हर एक पार्ट आपके सामने देख सकते हैं, पूरा चार्ट के रूप में आएगा और आपको पढ़ना है बहुत डीपली। इसमें ये नहीं सोचना कितने चार्ट आप कैसे कर पाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी। फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी सरकार और प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट होता है, हम उस पर बातचीत करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने तैयार है। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट का मूवमेंट कैसा चल रहा है, ऑब्वियस उसी के साथ जुड़ी हुई बात है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक्सपोर्ट की ग्रोथ पैंडेमिक के पहले कैसी थी, पैंडेमिक के बाद कैसी है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यानी इकोनॉमी के वही 4 सेक्टर जो डिमांड क्रिएट करते हैं। फिर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज के बारे में बातचीत होगी मेरे प्यारे बच्चों, यानी एग्रीकल्चर अलाइड ग्रोथ कैसी चल रही है, वो सारी चीजें आप देखेंगे, हर एक सेक्टर की ग्रोथ, उसके बारे में हम लोग। फिर मैन्युफैक्चरिंग पर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑब्वियस उसका एक ओवरऑल पिक्चर लेंगे और फिर सेवा क्षेत्र का सेम उसी पैटर्न पर पढ़ेंगे, सेवा क्षेत्र की ग्रोथ के बारे में। और फिर उसी का मेरे प्यारे बच्चों कुछ इंग्लिश और हिंदी में कुछ बॉक्स आइटम कंटेंट जिसको आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ सकते हैं। हालांकि वो सब मैं सिखाने जा रहा हूं, तो आप स्किप भी करेंगे इसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती है, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ जो हमारा नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, उसको कैसे हम मजबूत करें, उस पर भी कुछ विचार है, इसको भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जिसको हमें पढ़ने की आवश्यकता है, इंग्लिश और हिंदी, इसलिए मैंने दोनों साथ साथ दिया, फिर उसको खुद एक्सप्लेन करूंगा। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की स्थिति क्या है, इन्फ्लेशन डायनेमिक्स क्या है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, जिसके बारे में हम काफी कुछ बातचीत कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, आपको अगर याद हो। फिर इसके बाद ऑब्वियस है और हमारी राजकोषीय नीति के बारे में हम बातचीत करेंगे, फिजिकल डेफिसिट वगैरह, मॉनेटरी ट्रांसमिशन के बारे में, और जो भी क्रेडिट वगैरह है बैंक के द्वारा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर एक्सटर्नल सेक्टर कैसे स्टेबल होगा, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, उसके बारे में हम बात करें, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह, इनके बारे में। भारत के लेबर मार्केट के बारे में, एक एक चीज यानी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आउटलुक एंड वे फॉरवर्ड, यानी हम आगे और क्या करने वाले, ऐसा पहले चैप्टर के अंत में कुछ कहा गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर यहां से कंप्लीट होगा मेरे प्यारे बच्चों, और स्वाभाविक रूप से इसके बाद हमारे पहला चैप्टर कंप्लीट, और फिर दूसरा चैप्टर होगा राजकोषीय घटनाक्रम, यानी सरकार की आय और व्यय का जो डिफरेंस है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो एक बार मैं आप सब बच्चों से पूछना चाहूंगा कि पैटर्न कैसा रहा, यानी ये प्रेजेंटेशन क्या आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में इजी कर देगा कि नहीं कर देगा, ईज ऑफ स्टडिंग करेगा कि नहीं। नॉट इन माय, क्या कहां गया भाई, हाँ ठीक है, बोलो भाई, क्या आपको इजी कर देगा? सभी बच्चे ठीक है, तो चलिए फिर शुरू किया जाए। चैप्टर 1, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर, ठीक है, चलिए सीखते हैं। ठीक है, और बस प्रीलिम्स निकालना है बेटा, आज भी अपनी उसी जबान पर कायम हूं, जो जबान शुरू से देता है कि प्रीलिम्स निकला तो अपने घर में मिठाई बंटवाना इंटरव्यू कॉल की, उसके आगे की मुझे जिम्मेदारी नहीं पता है, लेकिन हाँ ठीक है, आप मिठाई जरूर बंटवा देना मेंस की, पहले ही कह दे रहा हूं, रिकॉर्ड कर लो ये बात, क्योंकि अब मैं ज्यादा फोकस्ड हूं, चूंकि पर्सनल मेंटरशिप पे फोकस हूं, तो मेंस के टाइम पर कॉपियां चेक करना बनाना बहुत सरल है, ठीक है ना। अभी भी कर रहा हूं, लेकिन कमियां हमेशा रहती, चूंकि जैसे बच्चों ने भेजा तुरंत नहीं हो पाता, आधे घंटे 2 घंटे एक दिन बाद भी होता, लेकिन मैं अगर कॉपी चेक कर दूं तो ऑब्वियस है एक ही आंसर 10 आप आंसर के बराबर होता है। तो बस प्रीलिम्स फंसाइए, ठीक है, चलिए शुरू किया जाए भाई। तो पहला वर्ड जो हमारे सामने है
वो है अनिश्चितता। और ये वर्ड क्यों जानने चाहिए, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें और आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी पता नहीं, तो पहली बात तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, यानी समझ नहीं पाएंगे। दूसरा, प्रीलिम्स में अगर आप देखते हो तो प्रीलिम्स में आप कहते हो ना कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, सर तुक्का लगाया, मेरे सारे तुक्के गलत। आप तुक्का लगा रहे हो केवल बस भगवान के भरोसे। तुक्का लगता है जब आप हर टर्म जान रहे हैं, लेकिन उस टर्म के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट भूल गए, या ट्रेंड भूल गए, डेटा भूल गए, फैक्ट भूल गए, तब तुक्का लगता है। पता चला आपको टर्म ही नहीं पता है और आप तुक्का लगा रहे हैं, तो मामला खराब हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ये कहते हुए पाए जाते हैं कि सर मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें मेरे 40 सही थे, बट 30 गलत हो गए सर। तो फिर आप कितने पे आ गए? 30 पे आ गए, तो आप फेल हो गए। इसी पैटर्न पर हर एक सब्जेक्ट, जो बच्चे हैं क्लास में सब ध्यान रखें, इसी पैटर्न पर अब आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने जो अभी मैंने स्टार्ट किया। अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। तो अनसर्टेनिटी पहला शब्द आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए समझते हैं इसी शब्द को, अनसर्टेनिटी को, और यही समझते हैं इसका अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। भाषा पे मत जाएगा, मैं हिंदी लिखूं इंग्लिश लिखूं उससे मतलब नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, टर्म इंग्लिश रखेंगे, तो शायद उनकी लाइफ ज्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूलों में इंग्लिश कैसी होती है आप सबको बहुत अच्छे से पता है। उससे ऊपर फैमिली बैकग्राउंड, तो इसलिए आप अपने आप को इंग्लिश मीडियम बिल्कुल मत मानिए जो इंडिया के बच्चे हैं। ठीक है, अनिश्चितता का मतलब क्या होता है कि जब भविष्य में आर्थिक फैसलों, यानी जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, उसके नतीजे स्पष्ट ना हो, तब उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। यानी इसको ऐसे समझिए कि इन्वेस्टर ये नहीं जानते हैं कि ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी या घटेगी, तो उसे हम अनिश्चितता कहेंगे। कंपनियां ये तय नहीं कर पाती कि निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, और सरकार भी नीति यानी पॉलिसी बनाने में सतर्क हो जाती है, उसी को कहते हैं अनिश्चितता। इसके दुष्परिणाम होते हैं इकोनॉमी के, इन्वेस्टमेंट टल जाता है, कंजम्पशन घटता है, और ग्रोथ स्लो होता है। क्या इसमें कोई डाउट है? चूंकि हम पिछली क्लास में भी ये सारी बातचीत कर चुके हैं। और ये कब कब होती है? जब भी कोविड जैसी कोई समस्या आती है, जब भी ग्लोबल सिनेरियो पर कोई वॉर होता है, जैसे रशिया यूक्रेन या इजराइल हमास, ये सारी चीजें। और बाकी आपको अच्छे से पता है कि जिस प्रकार से इस समय पूरे ग्लोबल सिनेरियो में जो भी जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, तो उससे अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता आती ही आती है। तो ये हो गया अनिश्चितता। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे मजेदार चीज है ना, वो ये है कि यूपीएससी एग्जाम ट्रैप, यानी मैं अगर आपको केवल अनिश्चितता बताऊं और उसके बाद मैं कहूं भाई हो गया, तो फिर तो आपके लिए उस शब्द का कोई मायने नहीं। तो यूपीएससी एग्जाम ट्रैप में ये शब्द, जब मैं ये नहीं पूछेगा कि अनिश्चितता का क्या मतलब होता, नहीं, अनिश्चितता किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में, किसी भी ऑप्शन की लैंग्वेज में हो सकता है। तो अनिश्चितता क्या है मेरे बच्चों? हमेशा याद रखिएगा, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी इज नॉट रिस्क। यानी अनिश्चितता को हम जोखिम नहीं कहते हैं। अगर आपको कहीं यह लिखा मिले कि अनिश्चितता जोखिम है, नहीं मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर अनिश्चितता, अनिश्चितता जोखिम क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, रिस्क में आपको प्रोबेबिलिटी पता होती है, यानी रिस्क में संभाव्यता नहीं होता कि भाई आपको पता है कि यार हो सकता है कि 60% का नुकसान हो जाए, हो सकता है 30% का नुकसान हो जाए, ऐसा आपको पता रहता है रिस्क में। क्योंकि रिस्क आप एसेस करते हैं ना, तभी तो आप कोई काम करते हैं। भाई यूपीएससी की तैयारी कर, रिस्क हो कि ना हो, तो रिस्क में हो या ना हो, यानी संभाव्यता पता है। तो इसलिए कभी भी आए अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू रिस्क, आप कहिएगा नहीं, अनसर्टेनिटी इज नॉट इक्वल टू रिस्क। क्यों? क्योंकि रिस्क में संभाव्यता पता होती है, अनसर्टेनिटी में प्रोबेबिलिटी भी पता नहीं होती है। अनिश्चितता है, पता नहीं इसका होगा कि नहीं होगा, मतलब एक अलग ही लेवल का मुंह मैंने जैसा बनाया। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप देखें तो आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। एक स्टेटमेंट है, वाई डू इन्वेस्टमेंट्स स्लो डाउन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ अनसर्टेनिटी।
यानी आपसे प्रश्न पूछेगा कि अनिश्चितता के दौर में निवेश क्यों धीमा हो जाता है, हैं? अनिश्चितता, ग्लोबल अनिश्चितता के दौर में निवेश क्यों धीमा हो जाता है? तो अब अगर अनिश्चितता का कॉन्सेप्ट पता है तो जो ऑप्शन आएगा आप उसको संभाल पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बताइएगा। संभाल पाएंगे सभी बच्चे, एक बार बताएं मुझे। मजा आ गया, एकदम से क्लियर हो गया? ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे एक एक पर, क्योंकि बहुत सारे टर्म मुझे कराने हैं। अब दूसरा टर्म मेरे प्यारे बच्चों आता है जियोपॉलिटिकल टेंशन। इसको बहुत बारी पढ़ाया जा चुका है, यानी इसका अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है? इसका अर्थ है देशों के बीच जब राजनीतिक यानी पॉलिटिकल प्लस मिलिट्री यानी सैन्य प्लस रणनीतिक तनाव यानी स्ट्रेटेजिक टेंशन होता है, उसको हम भू राजनीतिक तनाव कहते हैं। ठीक है, और यह विस्तारित कैसे होता है, यह एक्सपेंड कैसे होता है? युद्ध, सैंक्शंस, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस और ऊर्जा सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट के रूप में हमारे सामने आता है, जिसका इकोनॉमी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, तेल और गैस महंगी हुई, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन सबको झेलना पड़ा। लाल सागर संकट जब हुआ, रेड सी पे हौथी विद्रोहियों ने अपना कंट्रोल किया, तो माल केप ऑफ गुड होप से होके घूम के जाने लगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई, शिपिंग महंगी हुई, महंगाई आ गई। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस समय ग्लोबल इकोनॉमी को सबसे ज्यादा यही प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप मुझे बताएं, आप कहेंगे हाँ सर कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर यूपीएससी ट्रैप क्या होगा, यूपीएससी के लिए आपको क्यों महत्वपूर्ण है? यानी अगर मान लीजिए यूपीएससी जोड़ दे कि जियो पॉलिटिकल टेंशन से सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है, यानी सप्लाई चेन में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आता है और इससे इन्फ्लेशन पर दबाव बनता है, दोनों में से कौन सही है? या स्टेटमेंट पूछ ले, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, पहला स्टेटमेंट दे दे, जियोपॉलिटिकल टेंशन से, भू राजनीतिक तनाव से सप्लाई चेन में बाधा आती है, सप्लाई चेन डिसरप्ट होता है, नंबर 1 स्टेटमेंट 1। अब उसकी व्याख्या करा रहा है, इससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाता है। अब आप बताओ क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? और दूसरा पहले की व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इस प्रकार के प्रश्न आप इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़िए, दुनिया में किसी से पढ़िए, गड़बड़ होता चला जाएगा। दूसरा सबको क्लियर हो गया बच्चे। तीसरा आता है टर्म, ठीक है, इसको आप जिसको समझ में नहीं आएगा ग्रुप में पूछना भी है। और तीसरा टर्म आता है मेरे प्यारे बच्चों ट्रेड डिसरप्शन, यानी व्यापार में व्यवधान। इसका अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? जब देशों के बीच सामान और सेवाओं का जो फ्लो है उसमें डिसरप्शन हो जाए, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रवाह होता है ए से बी देश को, बी से सी देश को, अगर इसमें कोई बाधा हो जाए। अब आप मुझे बताएं, व्यापार यहां से यहां हो रहा है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां और यहां से यहां, तो बाधा कैसे आएगी भैया? युद्ध होगा तो आएगी, टैरिफ होगा तो आएगा, एक्सपोर्ट पर कंट्रोल होगा तो आएगा, अगर पोर्ट संबंधी जैसे रेड सी पर हौथी विद्रोहियों का कंट्रोल, बंदरगाह संकट हो तो आएगा। जैसे कोविड के टाइम पर ट्रेड डिसरप्शन, यानी चीन से सप्लाई रुक गई, लॉल उसके बाद रेड सी से शिपिंग महंगी हो गई, आप समझ गए। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी प्रीलिम्स में आपको फंसाया, अब यूपीएससी ट्रैप यहां पर क्या होगा बच्चे? आप मुझे बताओ यूपीएससी ट्रैप यहां क्या हो सकता है ट्रेड डिसरप्शन में? यूपीएससी फंसा देगा। ट्रेड डिसरप्शन, व्यापार में व्यवधान का अर्थ होता है व्यापार घाटा। अब जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसको लगेगा हाँ यार, अगर व्यापार में व्यवधान है तो व्यापार में घाटा तो हो ही जाएगा। क्या ऐसा आप सोचेंगे कि नहीं? बिल्कुल सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूं, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम गलत सोच रहे हैं। तो ट्रेड डिसरप्शन का मतलब ट्रेड डेफिसिट नहीं है। ट्रेड डिसरप्शन का एक 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 फ्लो इश्यू है कि व्यापार जिस प्रोसेस में पहले चल रहा था उसमें नहीं चल रहा है। आई होप आप समझ गए। तो ट्रेड डिसरप्शन एक फ्लो का इश्यू है, फ्लो रुक गया है, और ट्रेड डेफिसिट एक बैलेंस का इश्यू है, यानी आयात से ज्यादा हमने निर्यात किया या निर्यात से ज्यादा हमने आयात किया। ट्रेड से जुड़ी है उदाहरण, तो घाटे का मतलब हमने जितना निर्यात किया उससे ज्यादा आयात किया। ये
बैलेंस इश्यू है या फ्लो इश्यू नहीं, ट्रेड डिसरप्शन फ्लो इश्यू है। यानी ये क्या है, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ जो फ्लो हो रहा है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अब आते हैं अगला टॉपिक, अगला वर्ड है रिजाइलियंस, यानी लचीलापन। हर एक व्यक्ति को लचीला होना चाहिए। यानी इसका मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था की झटकों को सहने और उससे जल्दी उबरने की क्षमता। क्लियर हो गया। यह होता है रिजाइलियंस, यानी झटका बर्दाश्त कर सके। जैसे आप 2 दिन ना पढ़ पाए, तीसरे दिन आप 2 दिन का इक्वल ही पढ़ लें। क्लियर है, पॉइंट इज क्लियर। और इकोनॉमिक रिजाइलियंस होता कैसे, प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा ऑब्लिक से इकोनॉमिक रिजाइलियंस के लिए महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ऑब्वियस है वही जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के सारे इंडिकेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक दो बता देता हूं, जैसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम जिस देश का है वह अर्थव्यवस्था के झटकों को सह जाएगा और जल्दी उबर जाएगा। जिसकी घरेलू मांग मजबूत है, जिसकी अर्थव्यवस्था में विविधीकरण है। क्लियर बेटा, यानी वो कहीं एक जगह पर डिपेंड नहीं है। जैसे हम एक्सपोर्ट पे अमेरिका पर बहुत ज्यादा डिपेंड थे, इस वजह से हमें अमेरिका ने जब टैरिफ बढ़ाया तो इश्यू है। और इसी रिजाइलियंस के बारे में प्रीलिम्स में आपसे पूछे तो क्या लिख सकता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बार बार कहते हैं अपने स्टेटमेंट में, इंडिया शोज स्ट्रॉन्ग रिजाइलियंस, यानी भारत मजबूत लचीलापन दिखा रहा है, यानी उसकी अर्थव्यवस्था किसी भी बाहरी झटके का सामना करने में सक्षम है और इसीलिए हम दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी ग्रोथ लेकर के चल रहे। तो रिजाइलियंस मतलब आपको शब्द क्यों समझना चाहिए। रिजाइलियंस का मतलब यह नहीं होता है कि एब्सेंस ऑफ शॉक, यानी रिजाइलियंस में, यानी आप ऐसा कि रिजाइलियंस डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ शॉक। तो फिर क्या है, कैपेसिटी है ये किस चीज की, उस शॉक को एब्जॉर्ब करने की। रिजाइलियंस क्या है, शॉक लगेगा, शॉक लगा 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 शॉक लगा, लेकिन उस शॉक लगने पर बाल खड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो बाद में बाल को ठीक कर लेगा। शॉक लगा लगा हुआ था ना, हेडेक, बाल खड़े हो जाते थे। तो रिजाइलियंस डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ शॉक बट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब इट। क्लियर हो गया बेटा। इस तरीके से क्लियरिटी जो मैं कह रहा हूं बेटा, क्लियरिटी है तभी प्रीलिम्स है, नहीं तो प्रीलिम्स नहीं है, भूल जाइएगा, मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं 26 वालों। और वही होगा, 150 बच्चे कहते हैं प्री के बाद सर मेरा हो रहा है, और जब रिजल्ट आता है इसमें से किसी का नहीं होता, बिकॉज ऑफ दिस कि आप अपने ढंग से पढ़ना चाहते हैं, आप मेहनत में कंजूसी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बुक पढ़ें, पेज पढ़ें, मैं चाहता हूं आप टर्म पढ़ें, कॉन्सेप्ट पढ़ें, डेटा पढ़ें, लेकिन वो तो पढ़ना ही नहीं। और आप पढ़िए, मेंस में आपको यही शब्दकोश जो राहत देगा आप सोच नहीं सकते। फिर इसके बाद आता है कमजोरियां, जिसे हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं, यानी कमजोरियां, इकोनॉमिक कमजोरियां, चूंकि हम इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, यानी इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका अर्थ होता है ऐसे क्षेत्र जहां अर्थव्यवस्था आसानी से झटका खा सकती है, हिल गई ऐसे ऐसे करके। तो कौन से क्षेत्र, अरे भैया अगर जीडीपी पर बहुत ज्यादा कर्जा है, अगर इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, और अगर बैंक बहुत कमजोर है, तो भारत इन तीनों स्थितियों से रूबरू नहीं है, मजबूत है। तो कभी भी याद रखिएगा जब इन वल्नरेबल इकोनॉमी की बात हो तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं क्राइसिस, नो नॉट क्राइसिस। वल्नरेबल को कभी क्राइसिस मत मानिएगा, गलत हो जाएंगे। वल्नरेबल का मतलब होता है कि रिस्क जोन में है भाई। क्राइसिस क्या होता है, क्राइसिस का मतलब होता है एक्चुअल ब्रेकडाउन, कि भैया कांड हो चुका है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां आपको समझनी, और यही आपको हर एक सब्जेक्ट में करनी है। मैं क्या करूं, इंसान हूं, समय कम होता है। हिंदू बनाने में मेरा बेटा सुबह 5:45 से लगता हूं, और फिर आपको 9 बजे, 11:30 बजे तक, आप समझ सकते, 6.5 घंटा अगर ये काम मुझे ना करना हो तो मैं कहां से कहां पहुंचा दूं, लेकिन हिंदू के बिना आप भी कुछ नहीं है। खैर, अब आते हैं, अगला है फिजिकल प्रेशर, राजकोषीय दबाव। कितने छोटे छोटे शब्द आपको लग रहे होंगे ना, लेकिन इसके अंदर की जो गहराई है, जब बता रहा हूं तो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा यार, इसको ऐसे पढ़ना है क्या।
फिजिकल प्रेशर यानी राजकोषीय दबाव पहले चैप्टर में। फिजिकल प्रेशर राजकोषीय दबाव का मतलब क्या है? सरकार के खर्च और आमदनी के बीच का जो बढ़ता गैप है, ठीक है। कारण सरकार को सब्सिडी देनी, कहां देनी, किसानों को भी देनी है, सबको देनी है। ब्याज भुगतान, कहीं पर भी गरीबी, हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा। और सामाजिक योजनाएं, सामाजिक योजनाएं आप सबको पता है, जैसे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना 5 लाख रुपया कार्ड बन रहा है। कितने लोग इंडिया में हैं जो गंभीर बीमारियों का शिकार हैं, सबको वो पैसा जा रहा है। आप चिंतन कीजिए, एक निबंध आया था, कहीं पर भी गरीबी, हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा। आप में से कितनी ऐसी फैमिली हैं जो उस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठा रही हैं? जैसे मैं हूं, मैं नहीं उठा पा रहा हूं, ऑब्वियस है, क्योंकि मेरी इनकम काफी है, तो मुझे नहीं मिल रहा है। काफी का मतलब उस दायरे से बाहर हूं। तो इसका मतलब है कहीं पर भी गरीबी, अगर गरीबी है तो हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। अगर सब लोग समृद्ध होते, सब अपना इंश्योरेंस खुद करा लेते, तो सरकार के बजट पर ये जो भार पड़ रहा है वो ना पड़ता। ठीक है। तो कोविड के बाद क्या हुआ? राजकोषीय दबाव कैसे बना? खर्च बढ़ा, राजस्व कम हुआ। अब प्रीलिम्स में पूछे, यानी ये कि वर्तमान में भारतीय, अब यूपीएससी ट्रैप में कैसे आपको बचने मतलब बचना है। फिजिकल प्रेशर अगर होगा, ऐसे पूछे कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय दबाव है, राजकोषीय दबाव मतलब सरकार के खर्च और आमदनी के बीच का बढ़ता अंतर या बढ़ता दबाव, तो क्या इनमें से कौन सा ऑब्लिक से स्थितियां होंगी या नहीं होंगी, ऐसा ही प्रश्न पूछेगा ना। तो फिजिकल प्रेशर है तो पहली स्थिति क्या होगी? ऑब्वियस है, घाटा बढ़ेगा, डेफिसिट बढ़ेगा, बेटा ऊपर की तरफ एरो जाएगा। आप कहेंगे हाँ। दूसरा क्या होगा? घाटा बढ़ेगा तो घाटे को पूरा करने के लिए आप भी अपने माता पिता से पैसा उधार लेते हैं ना। उधार का मतलब रोग आ करके उधार ले लेते हैं, बारोइंग, यानी आप उधार लेंगे। तो राजकोषीय दबाव का ये इंपैक्ट होता है कि डेप्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाता है, यानी जीडीपी पर कर्जा बढ़ जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, फिजिकल प्रेशर और उसके साथ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट। तो ये टर्म एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपको पढ़ना इसी एंगल से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन यानी खंडित आपूर्ति श्रृंखला। इसका मतलब क्या होता है कि जो पहले ग्लोबल इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन था वो टूटने लगे। ग्लोबल इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन का मतलब हुआ, मेरे प्यारे बच्चों, कि भाई जैसे चाइना माल बना रहा है, विभिन्न देशों में भेज रहा, और ये प्रक्रिया दशकों से चल रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है? यह टूट रहा है, ऐसा पहले चैप्टर में कहा गया है। क्यों टूट रहा है? अब यही प्रीलिम्स में प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ऑब्लिक से ग्लोबल इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन टूटने के जिम्मेदार कारक हैं। नंबर 1, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। नंबर 2, बदलती भू राजनीति। नंबर 3, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। आप कहेंगे सर तीनों, तीनों है कि नहीं? ठीक है। जैसे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन अब शिफ्ट कर रहा है इंडिया और वियतनाम की तरफ। विश्व के विभिन्न देश अब सेमीकंडक्टर पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, विश्व की जो कंपनियां, वो वियतनाम और इंडिया में भी फोकस करें। तो ये इस तरीके से क्लियरिटी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आपसे एग्जाम में कहे कि भाई एक और, कि फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन का मतलब होता है डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। क्या ये सही होगा? आप बताएं। फ्रेगमेंटेशन यानी फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन विश्व में है, तो इससे हम कह सकते हैं, यानी जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1, फ्रेगमेंटेड स्टेटमेंट 1, वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था में फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसको डी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। पहला सही है, दूसरा सही है। दूसरा पहले की व्याख्या कर रहा है। दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं कर रहा है। पहला सही है, दूसरा गलत है, या दूसरा सही है, पहला गलत है। चलो आंसर बताओ। ए, बी, सी एंड डी, बताओ भाई। हम्म
हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलते चलिए। और लोग बताइए। ऐसे तुरंत पकड़ लो, जैसे कल्पना ने पकड़ा, तुरंत आंसर दिया। आंसर इज सी बेटा। यानी पहला तो बिल्कुल सही है कि इस समय दुनिया में ये दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब डी ग्लोबलाइजेशन नहीं है। इसका मतलब होता है फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन का, कि भाई चाइना के अलावा कहीं और हम बना रहे हैं, इंडिया में बना रहे हैं, वियतनाम में बना रहे हैं। इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पार्शियल रीरूटिंग। क्या बोलते हैं? पार्शियल रीरूटिंग मेरे प्यारे बच्चों। यानी आंशिक रूप से एक नया मार्ग ढूंढा जा रहा है निवेश का, पार्शियल रीरूटिंग। तो आप समझ सकते हैं, जिन्होंने ए कहा वो फंस गए, और कई बच्चों ने ए कहा, लेकिन ढेर सारे बच्चों ने सी कहा। बहुत बढ़िया, दिस इज द क्वालिटी। अब आप समझिए, अगर इस प्रकार से आपने एक सब्जेक्ट तैयार किया, देखिए आपको क्या एडवांटेज मिलेगा मेरे बच्चे। आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आप जब एक काम अच्छा कर लेते हैं ना, आप कभी भी एक दिन सुबह उठ करके खूब बढ़िया योगा करके, ईश्वर अपने अपने आराध्य का नाम लेकर के पढ़ाई शुरू कीजिए। आप नहा धो के अच्छा लगेगा, और एक हफ्ता इसी को कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए 8वें दिन सेम वो प्रोसेस मत कीजिए, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई करने। ऐसा होता है। बस यही चीज है यहां पर भी, जो सिखा रहा हूं, अगर एक बार आप सीख गए ना, आपकी लाइफ चेंज है बच्चों। यानी एग्जाम ऐसे निकालेंगे जैसे धुआं धुआं हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं चाहता तो भी आपको डेटा में इन सब में उलझा करके परेशान कर देता, लेकिन मैंने ईज ऑफ स्टडिंग की है कि आप सब जब पढ़ें तो आपको आनंद आए मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी टर्म आ गया, इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, यानी अर्थनीति के औजार। इसका क्या मतलब है? तो अर्थनीति के औजार भाई गवर्नमेंट के पास भी हैं और आरबीआई के पास हैं, बस उन्हीं को बोलते हैं। यानी सरकार और केंद्रीय बैंक के वे मींस, वे साधन जिनसे वे इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। तो कैसे करते हैं? आरबीआई कैसे करती है? मॉनेटरी पॉलिसी से करती है। फॉर एग्जांपल रेपो रेट घटाना और बढ़ाना। और सरकार कैसे करती है? आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है। दूसरा चैप्टर फिजिकल पॉलिसी, यानी राजकोषीय नीति, जिसे हम बजट कहते हैं। मजा आ रहा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है। तो अब यहां पर मेरे बच्चों यूपीएससी ट्रैप क्या हो सकता है? अगर आपने इसको यूपीएससी के एंगल से नहीं पढ़ा, केवल कॉन्सेप्ट के एंगल से पढ़ा, तो कॉन्सेप्ट तो तैयार है, लेकिन यूपीएससी एंगल आपने लगाया नहीं। तो आज के बाद से हर एक टॉपिक को पढ़ते समय यूपीएससी एंगल, वही जो है एमएमसीक्यू, वही समझिए उसका एक नया नाम है, यूपीएससी एंगल। तो आपसे पूछे कि अगर ग्लोबल अंश, अब मैं एक प्रश्न बना रहा हूं 8वें और पहले को जोड़ते हुए, इसी को बोलते हैं माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सीखो कैसे मैं बनाता हूं। अब देखो दोनों को, यानी 1 नंबर और 8 नंबर को आपको जोड़ना है। ऐसे अब आप एक को जोड़ रहा हूं, बाकी आप स्वयं जोड़ लीजिएगा। आपसे पूछेगा ड्यूरिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यानी वैश्विक अनिश्चितता के समय कौन कौन से पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट प्रभावकारी होते हैं? इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो अब आपको पता लग गया, यानी ऑप्शन में जहां भी मॉनेटरी पॉलिसी दिखे और जहां पर फिजिकल पॉलिसी दिखे, वो आपको मारना है। बाकी ऑप्शन के हिसाब से मैनेज करना है कि क्या कोई और दोनों से मिलता जुलता पॉइंट है। अगर नहीं है तो दोनों यही, और अगर कुछ मिलता जुलता है तीसरा भी ले लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए। अब क्या आप ऐसे ही कोशिश करेंगे माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने की? यानी कि जो काम 24 मई को करना है, अगर वो काम आपने अभी 2 3 महीने पड़े हुए हैं, 3 महीने से ज्यादा है, और अगर आपने रोज कर लिया, तो हजारों टेस्ट, जो लोग कहते हैं ना मैंने 50 टेस्ट लगाए, तो आप 50 टेस्ट लगाइए, उसके साथ 500 एमएमसीक्यू भी तैयार कीजिए। अब आता है अगला शब्द स्ट्रेटेजिक पर्पजेस, यानी रणनीतिक उद्देश्य। रणनीतिक उद्देश्य यानी जब हम आर्थिक फैसले, यानी जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, जो भी आर्थिक फैसले होते हैं,
जब उनको हम नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा और स्ट्रेटजी यानी रणनीति से जोड़ते हैं। आर्थिक फैसलों को राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति से जोड़ दिया जाए तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटजिक पर्पस। जैसे ट्रंप ने क्या किया, आपको अच्छे से पता है, इंडिया पर कैसे बैन लगाया। ठीक है। अच्छा, इससे बड़ा अच्छा एक आप लोग भी सुनना चाहेंगे, एप्स्टीन फाइल का आप लोगों ने जिक्र सुना होगा। थोड़ी उसकी चर्चा मैं भी कर दूं, नहीं तो आप कहेंगे सर इस पे आप बोले नहीं, अभी उस पर आर्टिकल आया नहीं, इसलिए इसलिए बोला नहीं। जिस दिन से आने लगेगा उस दिन से बोलेंगे। तो एप्स्टीन फाइल पे एक बड़ा अच्छा चल रहा है कि इसमें मोदी का भी नाम है, जबकि मोदी का नाम एक मेल में है। वो मेल मोदी जी की तरफ से अभी तक की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, कोई भी साबित नहीं कर पाया है कि वो मोदी की तरफ से, क्योंकि मेल तो आप भी मुझे कर सकते हैं, मेरी टीम मेरा मेल बना करके उनकी एक्सेस है वो भी कर सकती है। खैर, एक चीज हो गया। सेकंड, तो ये कहा जा रहा है कि उनका भी नाम आएगा एंड सो ऑन सो ऑन, सेक्सुअल अब्यूज में जैसे बिल गेट्स से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के अब्राहम लिंकन सब लोग फंसे हैं, एलन मस्क फंस रहे हैं, तो ऐसे ही ऐसा मीडिया पर एक डिबेट स्टार्ट हो गई। खैर, अब आगे क्या होगा वो तो भविष्य के गर्त में, लेकिन जो लोग मोदी को जानते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके व्यक्तित्व का ये हिस्सा रहा नहीं, क्योंकि ट्रंप की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे पास्ट की, या फिर आप एलन मस्क की कई पत्नियां आप देखोगे, उनकी अपनी एक हिस्ट्री रही है। और जो क्या नाम है उनका, बिल क्लिंटन के इतिहास आपको पता है, मोनिका लेविंस्की, यानी उनके ऊपर महाभियोग भी चला था। तो ठीक है, वो एक प्रोबेबल कैंडिडेट थे और वो रियलिटी में सामने आ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ट्रेड डील अमेरिका ने इंडिया से करवा ली, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील करवा ली एप्स्टीन फाइल को जारी करके। यार कुछ भी मत बोलो, ठीक है, जिसका नाम आए स्वाभाविक है। ऐसी पर्सनालिटियां देश को रूल करने के लिए योग्य नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कहना कि ट्रेड डील करा लिया, अगर यार ऐसा होता, मतलब ट्रंप ने ट्रेड डील करा ली एप्स्टीन फाइल को चला करके, यार ट्रंप अपना नाम नहीं बचा पाया। यार क्या ही बात, उसमें ट्रंप क्या कर पाएगा। वो तो सीनेट ने कानून पास किया जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ने साथ जो है एक पक्ष से बोला कि इसको रिलीज करना चाहिए, और उसमें रिलीज हुआ। अगर उसमें मोदी का नाम होता तब तक रिलीज कर चुके होते हो, क्योंकि इंडिया कहीं से भी किसी को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने दे रहा। तो पहली चीज तो ये, और इसीलिए रवीश कुमार का जब आप सुनेंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें मोदी का जिक्र हुआ, लेकिन उस रूप में नहीं हुआ है जिस रूप में और लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं, घृणित या किसी अन्य पक्ष में। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमको ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेड डील और इन सबसे उससे नहीं जोड़ना चाहिए। बाकी अभी वो बहुत बड़ी फाइल है, तो वो अपने अपने ढंग से उसे रिलीज करते रहेंगे। खैर, तो ये हो गया, यानी स्ट्रेटजिक पर्पज में पढ़ा रहा था तो मुझे याद आ गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेटजिक पर्पस था उसको रिलीज करना। तो ऐसे लोग सोशल मीडिया के वो उस प्रकार के लोग हैं जिनको केवल और केवल ज्ञान का गुणगान करना है, उनके पास ज्ञान है नहीं। ठीक है, जब तक ना एविडेंस हो तब तक आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपके राष्ट्र प्रमुख हैं, आप खुश हो सकते हैं कि आप बीजेपी को पसंद नहीं कर सकते करते हैं, वर्तमान सरकार को नहीं पसंद करते, मोदी जी को नहीं पसंद करते, लेकिन जब तक एविडेंस ना हो, अगर आप राष्ट्र के प्रधानमंत्री पर प्रश्न उठाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप इनडायरेक्टली अपने ऊपर भी प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं। एप्स्टीन फाइल में अगर कोई भी सच्चाई सामने आती है तो जब आप बाहर जाएंगे, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने मोदी को वोट दिया कि नहीं दिया। आप उनको यह कहकर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आप विपक्ष के राजनीतिक दलों को मतदान करते हैं, मेरी जाति यह है, मेरा धर्म है, इसलिए मैं मोदी के खिलाफ हूं। आप बाहर जाएंगे तो आपसे सब यही कहेंगे कि आपका प्रधानमंत्री भी, शब्द को पकड़िएगा, आपका प्रधानमंत्री भी एप्स्टीन फाइल में एक एक जो है दोषी के रूप में सामने आ रहा है। कानूनन दोषी नहीं, यानी उस फाइल में दोषी के रूप में सामने आ रहा है। तो कोई नहीं कहेगा कि आपने कांग्रेस को वोट दिया था, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं आपने किस पार्टी को दिया था। लेकिन वही है कि जैसे हमको जल्दी से जल्दी सत्ता पक्ष या विपक्ष का समर्थन प्राप्त करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो मैंने सुबह हिंदू में आप लोगों को पढ़ाया कि सोशल मीडिया जिस एल्गोरिदम पर काम करता है
अगर जो भी यूट्यूब पर अपना काम कर रहे हैं, अगर वो उस एल्गोरिदम से नहीं चलेंगे तो वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएंगे। जैसे हम लोग हो गए कि हम लोगों ने क्या किया, उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया और अंदर से इच्छा भी नहीं कि उसको फॉलो करे, बिल्कुल भी इच्छा नहीं, माइनस इच्छा नहीं, क्योंकि हमें भी पता है सीटें लिमिटेड है 1000 और उस 1000 के लिए सीरियस बच्चे अगर मेरे पास साल में 200 से 300 भी आ जाते हैं बहुत होता है, उसमें से मैं 15 से 20 को निकाल ले जाऊं बहुत हो जाता है, बाकी तो सब भीड़ है। तो इस वजह से जो लोग ऐसा सोचते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है, पढ़ाते भी अच्छा, मेहनत भी करते हैं। जो लोग ऐसा नहीं है वो बेचारे दुखी हो जाते हैं कि उनको भीड़ चाहिए। भीड़ लेके क्या करोगे? ऐसी भीड़ किस काम की जो बकवास चीजों पर फोकस करे। ठीक है, एपस्टीन फाइल कि को जितना हम कंडेम कर सकें उससे ज्यादा हमें करना चाहिए, सत्य है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को हमें स्वयं कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए जब तक कि वो किसी भी फाइल, किसी भी रिकॉर्ड में कटघरे में ना दिखे। ये हमेशा याद रखना चाहिए। और ट्रंप अपने आप को नहीं बचा पाए तो क्या कोई मोदी को बचा पाएगा? इस प्रश्न का आप केवल उत्तर दीजिएगा। ट्रंप का वीडियो तक लीक हुआ है और वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो विभाग है जो रिलीज कर रहा है वो अमेरिका के अंदर है। आप मुझे बताइए ट्रंप अपने आप को बचा पाए? एलन मस्क जैसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी अपने आप को बचा पाए, जिनका इन्फ्लुएंस, जिनका ट्विटर उन्हीं का है, ट्विटर हैंडल ही जिस व्यक्ति का, क्या अपने आप को बचा पाए? आप चिंतन कीजिए, सोचिए आप इस विषय पर। मैं नहीं कह रहा हूं आप किसी का समर्थन करें, किसी का, लेकिन एक बार सोचें तो कि जब ट्रंप ऐसी पर्सनालिटियां, हर एक चीज उनकी लीक हो रही है, उनके मैसेजेस लीक हो रहे हैं, एलन मस्क ये कहता हुआ दिख रहा है कि अब मैं थक चुका हूं, मुझे वाइल्ड पार्टी चाहिए, जंगली पार्टी चाहिए। आप स्वयं सोचें अगर मोदी जी वहां हल्का सा भी फंस रहे होते तो क्या अब तक कोई इंडिया को छोड़ता? लेकिन हम तो स्वयं ही लग पड़े। आप देखिए विपक्ष ने, कांग्रेस की तरफ से भी उनकी पर्सनालिटी पर अभी तक प्रश्न नहीं आया कोई भी। तो ये जो सोशल मीडिया पर घृणा फैलाने वाले एलिमेंट है, तब वहां से लगता है कि सोशल मीडिया नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करने वाला माध्यम है, यानी कि बाहर के लोग इस पर ज्यादा एक्टिव है, मोदी के मुद्दों पर देश के मुद्दे, देश के लोग थोड़ा कम एक्टिव है। ठीक है, चलिए। तो खैर, आर्थिक फैसलों को राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति से जोड़ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पर्पज। जैसे भारत की सेमीकंडक्टर पॉलिसी, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की हमारी पॉलिसी, या जो भी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं अमेरिका के साथ, क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक पर्पज जो शब्द है ये प्योर इकोनॉमिक्स का शब्द नहीं है, ये इकोनॉमी और प्लस स्ट्रेटजी दोनों को लेकर के चलने वाला शब्द है मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप आप समझ गए हैं। क्लियर भाई? एक बार सब बच्चे बताएं और कैसा लगा ये प्रेजेंटेशन, यानी पहले पार्ट का ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? एक बार सब बच्चे बता दें। बोलो भाई, कैसा लगा बच्चों? एक बार सारे बच्चे पार्ट 1 का, और क्या आप इसी पैटर्न पर पढ़ना चाहते हैं? थोड़ी बातचीत हो जाए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे भाई कमेंट करें, एक दो बच्चे नहीं। अब आते हैं ग्रोथ मेजरमेंट टर्म्स, इससे जो जुड़े हुए टर्म है। ठीक है, तो स्वाभाविक है एक शब्द आता है FAE, क्योंकि अभी जब आप चार्ट पढ़ेंगे तो ये शब्द आएगा, फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट। अब अगर आपको पता नहीं, ठीक है, क्लियर बेटा? ठीक है, फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट जिसे हम FAE कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रथम अग्रिम अनुमान। तो प्रथम अग्रिम अनुमान का क्या अर्थ होता है यह भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा टर्म आया। इसका अर्थ वह अनुमान होता है जिसमें सरकार यह बताती है, शब्द को पकड़िएगा, कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी यानी करेंट फाइनेंशियल ईयर CFY में जीडीपी का डेटा, की जीडीपी कितना रहने वाली है। और एडवांस
ये जो आप पढ़ रहे हैं यानी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, तो इसके बारे में हमेशा याद रखिएगा कि जब पूरा साल अभी खत्म भी नहीं हुआ होता है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च खत्म नहीं हुआ होता, उसके पहले ही ये एस्टिमेट आता है। क्लियर है? और इसे तैयार कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। अब आपके मन में आएगा कि सर ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट फिर निकाला क्यों जाता है? ऑब्वियस है, ये जनवरी में लगभग जारी किया जाता है। तैयार करता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, और यह एक अनुमान होता है, फाइनल डेटा नहीं होता है। बट याद रखें, क्यों इसको निकाला जाता है, वाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये निकाला जाता है क्योंकि बजट बनाना होता है हमें 1 फरवरी को, तो बजट बनाने में मदद करता है। एक, अगर स्थिति अच्छी हो तो निवेशकों का भरोसा बनता है, और तीसरा, पॉलिसी मेकिंग में ये मदद करता है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, बजट से पहले ग्रोथ प्रोजेक्ट इंडिया का आता ना, जीडीपी का, कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के अनुसार भारत की इकोनॉमी 7.3% की ग्रोथ रेट से बढ़ने वाली है। तो इससे क्या होता है? ऑब्वियस, इससे होता है निवेशकों का भरोसा। तो प्रथम अग्रिम अनुमान क्या है और क्यों जारी किया जाता है प्रीलिम्स के लिए, यह टर्म क्या क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्या है, यानी यूपीएससी ट्रैप यहां पर क्या है कि ये जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है, ये फाइनल जीडीपी डेटा नहीं होता। लिख देगा फाइनल जीडीपी डेटा, यह प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होता है, प्रारंभिक अनुमान होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब प्रीलिम्स में आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछ ले, प्रीलिम्स एमसीक्यू मेरे प्यारे बच्चों, वाई आर एफएई इंपॉर्टेंट डिस्पाइट बीइंग एस्टिमेट्स, यानी जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है वो तो एक केवल अनुमान होता है, फिर भी महत्वपूर्ण क्यों होता है? 1 2 3, 1 सही है, 2 सही है, 1 2 3 सही है, समझ गए? तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो पहली चीज क्लियर हो गई, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। मजा आ रहा है बच्चों? कोई और टर्म आप पढ़ते समय छूट जाए जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेरी भी आंखें धोखा खा सकती हैं। कोशिश है कि धोखा ना खाएं, लेकिन फिर भी। अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसका अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों भारत का वह मंत्रालय जो जीडीपी, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट से जैसे आंकड़े जारी करता है। यानी अब आता है ये क्या क्या काम करता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, आपको पता है मंत्रालय और उसके डिपार्टमेंट पर भी क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स यही है। यानी यह क्या क्या काम करता है? तो जीडीपी का अनुमान लगाता है, जीडीपी एस्टिमेशन करता है, नेशनल अकाउंट्स यानी राष्ट्रीय आंकड़े जो भी हैं जीडीपी और इन सब के जारी करता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए आईआईपी डेटा जारी करता है, और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे या नेशनल सैंपल सर्वे यही जारी करता है। क्लियर है? तो ये इसलिए आपको बताया गया। क्यों? क्योंकि यहीं पर है यूपीएससी ट्रैप। अब जरा देखिएगा यूपीएससी ट्रैप क्या है मेरे प्यारे बच्चों। यूपीएससी ट्रैप, अब पहला, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। पहला, कंसीडर द फॉलोइंग सेंट, पहला आरबीआई जीडीपी इश्यू करता है, जारी करता है। दूसरा, एमओएसपीआई जीडीपी जारी करता है। ए ओनली 1 सही है, बी ओनली 2 सही है, सी 1 एंड 2 सही है, डी नाइदर 1 एंड नॉर 2 सही। अब इसका आंसर आप बताइए, बताइए भाई। बोलिए। बस यही आपको क्लियरिटी चाहिए। हर एक बच्चा बी 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 आंसर लिख रहा है, तो क्लियरिटी यही चाहिए मेरे बच्चों, क्लियरिटी यही चाहिए आपको मेरे प्यारे बच्चों। ये कैसे आएगी? हर एक सब्जेक्ट में यही करना है।
हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी के पीछे की प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो, नहीं फेल करोगे। और मेरी क्लास हो, दुनिया में किसी क्लास हो, प्रश्न वहीं से आएगा, और जो वहां से नहीं आएगा वो आप कर भी नहीं पाओगे, ना मैं करा पाऊंगा। ऑनेस्टी यही कहती है, बाकी आप फैन हो जाइए किसी के तो अलग बात। क्लियर बेटा? अब हो गया दूसरा भी खत्म। अब आता है तीसरा, रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। ये क्या है भाई? ओ, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। यानी सिंपल है, क्या निकाल दिया जाए? बोलो भाई। अरे भैया, इन्फ्लेशन हटा दिया जाए और उसके बाद यानी महंगाई हटा करके जो जीडीपी निकाली जाए उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। अब महत्वपूर्ण होता है कि रियल जीडीपी निकालना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि तभी असली विकास, असली ग्रोथ दिखाई देती है। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी भ्रम पैदा कर सकता है, क्योंकि वो करंट मूल्यों पर होता है और उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है, एडजस्ट नहीं होता है। यानी नॉमिनल जीडीपी ज्यादा लेकिन इन्फ्लेशन भी ज्यादा, तो वास्तविक आंकड़े नहीं आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो रियल जीडीपी आगे हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे कैसे निकलती है। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन का इंपैक्ट। माने इन्फ्लेशन कितना है, बस आपको आंसर आ गया। अब यूपीएससी ट्रैप क्या है? जिस बच्चे ने अच्छे से नहीं पढ़ा तो यूपीएससी ट्रैप क्या है, चलो बताओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, रियल जीडीपी मार्केट प्राइस पर निकाली जाती है। दूसरा, नॉमिनल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पर निकाली जाती है। ठीक है ना? नॉमिनल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पर निकाली जाती है। ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी वन एंड टू, एंड डी नाइदर वन नॉट टू। संभल करके करिएगा, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट कमजोर हो जाएगा। चलो भाई, गरिमा बेटे आप अभी नए हैं, लेकिन आप देखिए और बच्चों से सीखिए, सब बच्चे एकदम बहुत बड़े। ये मुझे लग रहा है इकोनॉमिक्स में सूरमा हो जाओगे, एक समय महीने बाद दूसरों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका डी, क्योंकि दोनों नहीं है। रियल जीडीपी मार्केट प्राइस पर नहीं निकालते हैं, रियल जीडीपी निकालते हैं कांस्टेंट प्राइस पर, यानी स्थिर मूल्य पर। ठीक है, मजा आवा कि नहीं मजा आवा? मजा आवा, मजा आवा, मजा आवा, मजा आवा। ठीक है, अब लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स में जो मैं पढ़ाऊं उसके बाद फिर कुछ मत पढ़ेगा, आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ेगा, चूंकि ये मैं खत्म कर दूंगा, नहीं तो आप भी लगेंगे, फिर समय का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। डिमांड साइड अर्थ, जीडीपी को खर्च के एंगल से देखना, यानी कि जीडीपी जो बढ़ रही है, तो बेटा बताने की जरूरत है क्या? डिमांड साइड कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। क्या किसी बच्चे को फिर से पूछना है? भैया कितनी बार बता चुका, मैं पागल हो जाऊंगा। जीडीपी 100 रुपए की, उसमें से 58 से 60 रुपया खरीदने से आता है। डिमांड समझ गए, हाउस होल्ड सेक्टर बताने की जरूरत नहीं। डिमांड के 4 कंपोनेंट, यानी मांग माने वही जीडीपी के जो 4 ग्रोथ इंजन है वही डिमांड साइड है। यानी एक तो कौन सा? प्राइवेट कंजम्पशन, दूसरा गवर्नमेंट का खर्च, तीसरा इन्वेस्टमेंट, और चौथा नेट एक्सपोर्ट। 4 चीजें होती हैं, नेट एक्सपोर्ट, नॉट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सतर्क रहिएगा। और यही एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो खर्च हो रहा है उसको जोड़ दीजिए, तो आपको नेशनल इनकम निकालने का एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम पता लग जाएगी। क्या कहते हैं?
तो अब यहां पर यूपीएससी ट्रैप अगर आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी ट्रैप करे और लिख दे ग्रोथ ड्रिवन बाय कंजम्पशन, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ ड्रिवन बाय कंजम्पशन, तो इसका मतलब है आपको क्या समझना, बिल्कुल सही बात है, ये डिमांड साइड स्ट्रांग होने की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। सप्लाई साइड का मतलब क्या होता है, सप्लाई साइड आपूर्ति पक्ष, यानी जीडीपी को उत्पादन यानी प्रोडक्शन के एंगल से देखना। डिमांड कंज्यूमर के एंगल से और सप्लाई प्रोडक्शन के एंगल से। प्रोडक्शन कहां होता है आपका, सर तीन ही सेक्टर इकोनॉमी के, पहला एग्रीकल्चर अलाइड, दूसरा सर इंडस्ट्री, तीसरा सर्विसेज, बस। यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर रही है तो इसका मतलब है सप्लाई साइड मजबूत है, एग्रीकल्चर अच्छा कर रही है तो इसका मतलब सप्लाई साइड मजबूत है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्या सीखे, डिमांड साइड इज इक्वल टू सप्लाई साइड, ऐसा होगा क्या? अगर पूछ ले कि डिमांड साइड इज इक्वल टू सप्लाई साइड, नहीं, दोनों अलग अलग हैं। डिमांड कंजम्पशन और सप्लाई प्रोडक्शन, 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 प्रोडक्शन। वाह वाह वाह। और यूपीएससी क्या करेगा, दोनों को मिक्स करके दे देगा, इसलिए मैंने दोनों को अड़ोस पड़ोस में लगा के मोहब्बत करा दी आपको। ठीक है, ये भी हो गया बेटे आपका। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म आता है, हो गया डोमेस्टिक डिमांड, क्योंकि इसी के द्वारा हमारी जीडीपी बढ़ रही है। यानी डोमेस्टिक डिमांड का मतलब देश के अंदर पैदा होने वाली कुल मांग। और इसमें बेटा बस इतना याद रखिएगा, चारों में से क्या नहीं आता है, तो इसमें प्राइवेट कंजम्पशन आता है, यानी वही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, प्लस इसमें आता है गवर्नमेंट का खर्च जो प्रशासन पर खर्च करती है, जो आपको बताता हूं, ठीक है ना। और इसमें तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट यानी जीएफसीएफ। बट इसमें एक्सपोर्ट नहीं आता है, क्यों नहीं आता आपको अच्छे से पता है, ठीक है। इसीलिए इंडिया की ग्रोथ को हमेशा कहा जाता है डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन। अब प्रीलिम्स में आपसे पूछे क्वेश्चन कि इंडिया की ग्रोथ को डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन क्यों कहा जाता है, पढ़ते समय ऐसे प्रश्न बनाते चलेगा। क्लियर हो गया। प्राइवेट कंजम्पशन अब तो बताने की जरूरत नहीं है, यानी लोगों द्वारा रोजमर्रा की चीजों पर किया गया खर्च। भारत की जीडीपी का 55 से 60% हिस्सा यहीं से गांव और शहर दोनों के कंज्यूमर इसमें शामिल हैं। खाना, कपड़ा, मोबाइल, सेवाएं, हम लोग जो भी उपभोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो कंजम्पशन आपको अच्छे से पता लग गया। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अलग चीज हो गया, कंजम्पशन अलग चीज हो गया। अब आता है कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट, पूंजी निर्माण निवेश। पूंजी निर्माण, प्रीलिम्स में ये तो टर्म ही पूछ सकता है कि कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट से क्या आशय है। तो सिंपल है, कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आशय है भविष्य की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया खर्चा, है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट भविष्य के लिए, कहां पर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, यानी मशीन, फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आता है ये क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो भाई आपको बहुत बारी पढ़ा चुका हूं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। सड़कें, ऊर्जा, जॉब जनरेट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे में अब अगर कभी ऐसा कोई आपको टर्म बना के दे यूपीएससी ट्रैप में, हाई ग्रोथ विदाउट इन्वेस्टमेंट इज अनसस्टेनेबल, यानी उच्च समृद्धि बिना निवेश के अधारणीय होती है, क्या यह स्टेटमेंट सही है? हाई ग्रोथ विदाउट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अनसस्टेनेबल, क्या यह सही है? हाई ग्रोथ विदाउट इन्वेस्टमेंट, सब बच्चे बताएं। उच्च समृद्धि बिना निवेश के अनसस्टेनेबल है, अस्थिर है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है?
अरे और कोई बच्चा क्यों नहीं बता रहा? देखो अभी तक सब, यही सबसे बड़ी तुम लोगों की कमी है गुरु। समझ गए गुरु? बिल्कुल। जिन बच्चों ने नहीं कहा था उनका आंसर गलत है, जो बच्चे यस कह रहे हैं उनका आंसर सही, बिल्कुल सही बात है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ नहीं होगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगा, और जहां पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगा, तो वह कुछ समय के बाद समृद्धि कमजोर पड़ जाएगी, यानी अनसस्टेनेबल हो जाएगी। आई होप अब आप समझ गए। अब आता है अगला जो टर्म आपको पूछेगा, और वो टर्म आपके सामने आएगा सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर। तो इनको बस इतना याद रखिएगा, ये जीडीपी को सेक्टोरल आधार पर बांटने से जुड़ा हुआ टर्म है। अगर हम देखें सर्विसेज का हमारी जीडीपी में योगदान लगभग 55% है, मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 27% है, और एग्रीकल्चर का लगभग 18% है हमारी जीडीपी में योगदान, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अब अगर प्रीलिम्स में आपसे यानी कुछ यूपीएससी ट्रैप इसमें करे, तो अब बहुत सारे ट्रैप इसमें है। पहला यही कि भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 फिर आप लिख दे, इसीलिए यह सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बताइए क्या ये सही है? आप बताइए। यानी भारत की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है, इसीलिए यह सबसे ज्यादा रोजगार भी पैदा करता है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 क्या दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं, या दोनों सही नहीं है व्याख्या, कुछ भी बोलिए। समझ गए होंगे आप, बोलने की जरूरत है, यानी ऑब्वियस है कि भले जीडीपी में योगदान है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट या एग्रीकल्चर से कम जनरेट करता है। एक सही एक गलत, वेरी गुड। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पार्ट यहां पर कंप्लीट हो जाता है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे पार्ट पे, और कैसा लगा एक बार जरूर बताएं। और कल से ये क्लास 2 बार चलेगी, एक बार सुबह भी एक बार शाम में भी, जैसा भी होगा, क्योंकि खत्म करना है तो थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये सब तो आपको पता है, क्या एक बार बताते चलिए, तो आपको बताने की जरूरत नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? आईएमएफ। और ये साल में 2 बार आती है, ये भी आपको बता चुका हूं, अप्रैल में और अक्टूबर में। करा चुका हूं कि नहीं? इससे विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति पता चलती है। ठीक है ना? और यह क्या करती है? दुनिया को ब्रॉडली 2 हिस्सों में यह इकोनॉमिक आउटलुक बांटती है। पहला है एडवांस्ड इकोनॉमीज, दूसरा है इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। भारत किस कैटेगरी में आता है? इस कैटेगरी में आता है, आप समझ सकते हैं। क्लियर है? तो जो आप न्यूज में सुनते हैं कि आईएमएफ हैज रिवाइज्ड इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट टू 6.7% इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो वो यही है। ठीक है ना? तो प्रीलिम्स में ट्रैप क्या है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है इसे वर्ल्ड बैंक निकालता है, तो ऐसे ही गलतियां होती हैं। नहीं भैया, ट्रैप है ये आईएमएफ की फ्लैगशिप रिपोर्ट है। क्लियर है? तो डब्ल्यूईओ आईएमएफ निकालता है, ये आपको याद रखना है। एडवांस इकोनॉमीज क्या होती हैं? दूसरा टर्म आपके सामने है। तो एडवांस इकोनॉमी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, वे देश, यानी आपसे प्रश्न पूछ ले कि इनमें से कौन सा ऑब्लिक से लक्षण एडवांस इकोनॉमीज के होते हैं, तो पहला, जिनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो, जिनकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो, जिनका फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत हो। फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान। एडवांस इकोनॉमी की विशेषताएं होती हैं कि इनकी ग्रोथ बिल्कुल स्थिर होती है, इनके पास जो जनसंख्या की ग्रोथ है वो बहुत धीमी होती है, एजिंग पॉपुलेशन यानी ज्यादा उम्र के लोग इनके यहां, वृद्ध आबादी ज्यादा होती है। ठीक है ना? क्लियर है? तो
यहां पर एक चीज हमेशा याद रखिए कि एडवांस इकोनॉमी हम केवल इस आधार पर नहीं कहते हैं, यानी कि इस देश की जीडीपी हाई है, हाई जीडीपी इज इक्वल टू एडवांस इकोनॉमी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। हाई इकोनॉमी का मतलब हो गया या एडवांस इकोनॉमी का मतलब हो गया डेवलपमेंट लेवल उनका अच्छा है, जो मैंने 3-4 फैक्टर बताए। अब आता है इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, यानी हम लोग जिसमें इंडिया है, हमारा प्यारा मुल्क मेरे प्यारे बच्चों। इसका अर्थ क्या होता है? वे देश जो अभी विकास के रास्ते पर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन यहां पर तेज है, तो ऐसे आपसे पूछ लेगा कि इमर्जिंग एंड मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा शेष सही है? जैसे इंडिया है, चाइना है, ब्राजील, इंडोनेशिया। इनकी विशेषता, इनके अंदर हाई ग्रोथ पोटेंशियल, वो ग्रोथ कर रहे हैं, यहां पर हाई ग्रोथ की संभावना होती है नंबर, बट वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनके पास ऑब्वियस अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, कंसर्न है, और कैपिटल फ्लो इनका सेंसिटिव होता है। पूंजी का प्रवाह बहुत संवेदनशील होता है, पैसा निकलता है, जैसे नहीं एफपीआई वगैरह भाग जाता है, इन्वेस्टमेंट का इश्यू आता है, ये सारी बातें। अब प्रीलिम्स में अगर आपसे पूछे यूपीएससी ट्रैप करके और कहे कि ग्लोबल ग्रोथ इज इंक्रीजिंगली ड्रिवन बाय इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, अब तो ऐसा ही, अब इन्हीं के हाथ में ग्लोबल ग्रोथ का इंजन, चूंकि मैंने पहले भी दिन चार्ट बताया था कि जितनी जीडीपी की ग्रोथ वर्ल्ड लेवल पर है, उसका डबल इंडिया कर रहा है, तो यह भी आपको समझ में। बेसिस पॉइंट क्या होता है? यानी बेसिस पॉइंट होता है ब्याज दर, जैसे आप पढ़ते हैं रेपो रेट को इतने बेसिस पॉइंट बदला गया, तो ब्याज दर या परसेंटेज बदलाव को मापने की इकाई, ब्याज दर या प्रतिशत बदलाव को मापने की एक इकाई है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी जैसे 100 बीपीएस है तो उसको 1% मान लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाता है रेपो रेट 6.50% से बढ़ा करके 6.75% कर दिया गया, तो ये जो 0.25 बढ़ा है, इसे हम क्या कहते हैं? बीपीएस, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, प्रीलिम्स में इस पर डायरेक्ट सवाल आ चुका है, पुराने टाइम में आप जाकर के देखिएगा बेसिस पॉइंट। अब आता है ग्रोथ फोरकास्ट इन्फ्लेशन। तो फोरकास्ट मतलब जैसे मौसम का अनुमान होता है, वैसे इसका भी अनुमान होता है, यानी विकास अनुमान और महंगाई का अनुमान। मतलब भविष्य में जीडीपी की ग्रोथ कितनी रहेगी, इन्फ्लेशन कितनी रहेगी, इसी अनुमान को हम फोरकास्ट कहते हैं। जैसे मौसम कैसा रहेगा, तो वेदर फोरकास्ट आप रोज समाचारों में सुनते हैं। कौन देता है? ये आईएमएफ भी देता है, वर्ल्ड बैंक भी देता है, आरबीआई भी देता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी देता है, सब देते हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण होता है? वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि भाई पॉलिसीगत निर्णय सरकार भी ले, प्राइवेट सेक्टर भी ले, कंज्यूमर भी ले, सब ले, इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट जिससे बदले और बजट की हम अच्छी प्लानिंग कर सकें, इसलिए ये सारे फोरकास्ट दिए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप न्यूज में क्या सुनते हैं? आईएमएफ ने कट किया ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट, की पहले कहा था इतने % होगा, आप कह रहे इतने होगा। फिर ऐसे आप पढ़ते हैं आरबीआई ने रिवाइज किया इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन, तो ये सब जब आप पढ़ते हैं तो ये वही चीज पढ़ते हैं, यानी फोरकास्ट। यानी फोरकास्ट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड आउटकम। जैसे मैं आप लोगों की पढ़ाई और उपलब्धि देख करके कहता रहता हूं कि इस बच्चे में पोटेंशियल है, ठीक है। और अमूमन एक टीचर जिसके बारे में कह देता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, तो मुझे लगता है कि उसको वो निकल ही जाता है। मतलब आप लोग अक्सर बताइए कि जिन बच्चों का नाम मैं लेता हूं, आप सब भी उस लिस्ट में आइए। कई बच्चों का लिया बेचारे जो भी फंस गए हैं। तो ये सारा तैयार हो गया बच्चों, लेकिन वो निकलेंगे मेरी गारंटी, बट वो नेगेटिव ना हो, वो नेगेटिव ना हो तो वो भी निकलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आता है मॉनेटरी फिजिकल फाइनेंस टर्म्स आपके सामने। तो सबसे पहला है पॉलिसी रेट, यानी नीतिगत ब्याज दर। अब इसका अर्थ क्या होता है? फॉर्मेट आप समझ गए, मैं सबसे पहले अर्थ ही बता रहा हूं। इसका अर्थ है वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, शॉर्ट टर्म लोन। शब्दों को पकड़िएगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं। और भारत में मेन पॉलिसी रेट क्या है? रेपो रेट है, आपको पढ़ाया गया है।
ठीक है ना। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको तय करती है और इसका असर किस किस चीज पे पड़ता है? लोन के इंटरेस्ट रेट पर पड़ता है, इन्फ्लेशन पर पड़ता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है। ये आप याद रखिएगा, बहुत बारी सिखा चुका हूं, आगे और विस्तार से पढ़ेंगे चूंकि इस पर एक चैप्टर ही है। यानी जैसे अगर रेपो रेट बढ़ा दिया गया तो लोन महंगा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अगर रेपो रेट घटा दिया जाए, लोन सस्ता हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी और चीजें, डिमांड और सप्लाई का संतुलन बन जाएगा। तो ये हो गया। लेकिन यहां पर क्या हमें देखना है, अगर आपसे पूछे कि जो पॉलिसी रेट होता है ये बैंक का इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट इज इक्वल टू बैंक्स इंटरेस्ट रेट, तो क्या ये सही स्टेटमेंट होगा? पॉलिसी रेट इज इक्वल टू बैंक इंटरेस्ट रेट। आप कहेंगे नहीं सर ये तो बिल्कुल सही नहीं। पॉलिसी रेट इज इक्वल टू आरबीआई की दर, दैट्स इट। अब सोचो कितना बारीक अंतर है, क्या आपने इस एंगल से पढ़ा? मैंने भी नहीं पढ़ा है। इस बार इकोनॉमी में बहुत कुछ सीख रहे हैं। फिर अगला टर्म आता है मॉनेटरी टाइटिंग, मौद्रिक शक्ति, वही जो अभी रेपो रेट बढ़ा दिया जाए। अब इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ सब में आ रहा है कि जब केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक पैसे की आपूर्ति, मनी सप्लाई घटाने के लिए ब्याज दरें बढ़ा देता है, तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी टाइटनिंग। यानी अगर मीनिंग पे आ जाए तो भी आपको मैंने यह टर्म क्लियर करा दिया। अब दूसरा, मीनिंग के बाद क्यों भाई ऐसा क्यों किया जाता है, यह भी प्रश्न है कि सरकार मॉनेटरी मतलब आरबीआई मॉनेटरी टाइटनिंग की पॉलिसी क्यों लाती है? क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा होता है और इकोनॉमी ओवर हीट कर रही होती है। जैसे 2022-23 में आरबीआई ने रेपो रेट कई बार बढ़ाया, ठीक है। तो अब यहां पर ट्रैप है बेटा, यूपीएससी ट्रैप क्या है? यूपीएससी ट्रैप ये है, जैसे आपसे कहे स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कि मॉनेटरी टाइटनिंग की जाती है ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। अब आप जरा बताइएगा, क्या ये, मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मॉनेटरी टाइटनिंग में यानी मौद्रिक सख्ती की जाती है ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। स्टेटमेंट टू, मॉनेटरी टाइटनिंग की जाती है इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी वन एंड टू, एंड डी नाइदर वन नॉर टू। बताना जरा कौन इसमें से सही है। बोलो भाई, इसमें से कौन कौन सही है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए भाई बताइए भाई। वेरी गुड, आंसर इज बी। देख रहे हो इकोनॉमिक्स में धुआंधार चल रहा है गुरु तुम लोगों का, मुस्कुरा रहे होगे। अब तीसरा क्या आता है? न्यूट्रल या एक्मोडेटिव स्टांस। इसे हम क्या बोलते हैं? तटस्थ या सहायक मौद्रिक रुख। अब इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ सब में कॉमन है। अर्थ क्या है इसका? अर्थ होता है कि आरबीआई एक संकेत कर रहा है, इशारा। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, तो हम राज नहीं रहने देंगे, लेकिन इशारा। तो आरबीआई ये संकेत करता है। क्या संकेत करता है? कि वह न्यूट्रल, तटस्थ, जब भी ये शब्द आए तो इसका मतलब है कि एक्मोडेटिव, मतलब आरबीआई का यह संकेत है क्या उसके अपने लिए कि वह ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, या वह इस स्थिति को आंक रही किस समय उसे इन्फ्लेशन न्यूट्रल अप्रोच से चलना है। तो ये जब भी आए कि न्यूट्रल या एक्मोडेटिव स्टांस का क्या मतलब होता है, और लिख दे आरबीआई का समर्थन इकोनॉमी को। उसे पता है कि भाई ग्रोथ की दर को हम सपोर्ट करने वाली नीति लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। यानी एक्मोडेटिव का मतलब होता है लोन सस्ता। आई होप समझ गए। और न्यूट्रल का मतलब हो गया कि भैया हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं
वो डेटा बेस्ड ले रहे हैं, डेटा डिपेंडेंट डिसीजन। जैसा डेटा आएगा वैसा ही हम निर्णय लेंगे। हम स्वयं घटाने या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, यानी हम लिबरल या टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में खुद कुछ नहीं सोच रहे। जो डेटा कह रहा है वह सोच रहे हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रल है हम भैया। ना हम उदार करने के विचार में, ना सख्त करने के विचार में, हम न्यूट्रल है। डेटा जो कहेगा वो करेंगे। और एक्मोडेटिव का मतलब है कि लोन सस्ता। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसके बारे में। फिर आता है कैपिटल फ्लो, यानी पूंजी का प्रवाह। पूंजी प्रवाह का अर्थ होता है विदेश से आने जाने वाला, दोनों आ भी रहा है, इनबाउंड आउटबाउंड निवेश। और आपको पता है यह पूंजी प्रवाह कौन सा होता है? एफडीआई होता है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। तो बस इतना याद रखिएगा। तो कभी आपको फंसा दे यूपीएससी ट्रैप की कैपिटल फ्लो इज इक्वल टू ट्रेड फ्लो। पूंजी प्रवाह का अर्थ होता है व्यापार का प्रवाह। ना 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 भैया, कैपिटल फ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट का फ्लो, चाहे वो एफडीआई के रूप में आए चाहे एफपीआई के रूप में। इसको बोलते हैं क्लैरिटी, जिस पर मैं प्रीलिम्स के शुरुआती सेशन से ही डिपेंड करता हूं। ठीक है, अब आता है प्राइमरी डेफिसिट, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं। इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है कि भैया जो सरकार का फिजिकल डेफिसिट है उसमें से अगर इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो, जिसको हमने पिछली क्लासेस में डिटेल से बताया, मतलब सरकार का असल चालू खर्च कितना ज्यादा है। यानी अगर प्राइमरी डेफिसिट कम है, नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब राजकोषीय अनुशासन बेहतर है। अगर ऊपर की तरफ है तो राजकोषीय अनुशासन बेहतर नहीं है। तो ये भी आपको समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अब आता है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड प्रतिफल क्या होता है, इस पर प्रीलिम्स आपसे पूछ चुका है। इसका मतलब होता है कि सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न। सरकारी गवर्नमेंट बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न। बॉन्ड यानी जेम्स बॉन्ड नहीं, सरकार का बॉन्ड। ठीक है ना, क्लियर है? अब इस पर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट है कि अगर बॉन्ड की प्राइस ज्यादा है तो यील्ड क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? आप कहेंगे सर यील्ड कम होगा, आपने डिटेल से बताया। अगर बॉन्ड की प्राइस जो है लो होगी तो यील्ड ज्यादा होगा। अरे होगा ना भैया, जितने कम में खरीदोगे बढ़ने पर उतना ही ज्यादा लाभ होगा ना। अगर आप महंगे में खरीद रहे हो तो लाभ कहां ज्यादा होगा? महंगी चीजों का लाभ कम होता ना भाई। सस्ते में खरीदेंगे और फिर समय के बाद उसकी कीमत बढ़ेगी तो फिर ज्यादा लाभ होगा ना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाकी जब हम जो फाइनेंशियल कैपिटल और मनी मार्केट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल जो सेक्टर है, तो वहां पर इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं अगला मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रल। ये तो सब हो ही गया, बताने की जरूरत नहीं है। यानी अब हम आते हैं अल्ट्रा लॉन्ग टेन्योर। ये भी एक अपने आप में शब्द है। क्या है मेरे बच्चों? अल्ट्रा लॉन्ग टेन्योर। ये क्या होता है? यानी 30 से 50 वर्ष के जो सरकारी बॉन्ड होते हैं, ऐसा आप सोचिए, ऐसा टर्म आ जाए। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के बॉन्ड कौन से होते हैं? जो 30 से 50 वर्ष के सरकारी बॉन्ड होते हैं। क्यों जारी किए जाते हैं? ऑब्वियस है, सरकार जब उधार लेती है तो उसको चुकाना भी होता है। तो अगर लंबे समय तक उसने कुछ बॉन्ड बेचा है तो उसको लंबे समय तक बॉन्ड वालों को कुछ देना नहीं। उस पैसे को क्या करता है? अपने ऋण को देने और अपने फिजिकल मैनेजमेंट में यूज करता है। यानी क्यों जारी किए जाते हैं? नंबर 1, डेप्ट मेच्योरिटी प्रेशर कम उनके ऊपर रहता है, और लॉन्ग टर्म फंड जुटाने के लिए। ये दो चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब अगर यूपीएससी ने आपसे पूछा, क्या पूछा कि वाई गवर्नमेंट इश्यूज लॉन्ग टेन्योर बॉन्ड्स, तो क्या बोलोगे? क्यों भैया ये दीर्घ अवधि के बॉन्ड जारी करती है? तो कहोगे नहीं भैया, अगर लंबी अवधि के हैं तो फिर स्वाभाविक है सरकार को थोड़ा सा समय मिलता है, उस पैसे को सरकार इन्वेस्ट करती है, अपने घाटे को कम करती है। और मेच्योरिटी क्योंकि 30 से 50 साल में होती है, तो सरकार एक प्रकार से बॉन्ड सरकार का कर्ज तो ही होता है, उसमें उसको समय मिल जाता है लॉन्ग टर्म फंड जुटाने के लिए। ठीक है, फिर आता है ग्लोबल पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, वैश्विक नीति अनिश्चितता सूचकांक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वही जो आप समझ रहे हैं, ग्लोबल जो भी सिनेरियो चल रहा है, नीतिगत अनिश्चितता को मापने वाला ग्लोबल इंडेक्स।
ठीक है ना। अगर यह इंडेक्स ऊपर की तरफ है तो क्या क्या रिजल्ट होगा, इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट नीचे आ रहा है क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ग्रोथ भी नीचे जा रही है, इसका यही अर्थ होता है। प्रीलिम्स में अगर पूछे कि नीतिगत अनिश्चितता को मापने वाला ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स अगर ऊपर है तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, तो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ दोनों कमजोर हो जाएगा। तो इंडेक्स क्या है, यह रिस्क को बताने वाला रिस्क इंडिकेटर है, नॉट ग्रोथ इंडिकेटर। तो रिस्क इंडिकेटर है, याद रखिएगा। पता चले यूपीएससी रिस्क और ग्रोथ में चेंज कर दे, आप फंस जाए। फिर आता है ऑब्वियस एफडीआई फ्लो। तो विदेशी कंपनियों द्वारा किसी भी देश में किया गया परमानेंट इन्वेस्टमेंट यानी अस्थायी निवेश क्यों बेहतर माना जाता है, क्योंकि स्टेबल होता है, टेक्नोलॉजी इसमें इन्वेस्टर लेके आता है, जॉब क्रिएट होता है। तो एफडीआई इज नॉट हॉट मनी, यानी यह अस्थायी मनी है। फिर आता है अंकटॉड WIR यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। कौन निकालता है, अंकटाड निकालता है। प्रीलिम्स के लिए पहला हो गया। और यह वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस पर रिपोर्ट, ऑब्वियस है एफडीआई का ट्रेंड कैसा है वो जानने की यही सबसे अच्छी रिपोर्ट होती है। तो WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, IMF। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, अंकटाड। कंफ्यूज मत हो गया, यूपीएससी इंटरचेंज कर देगा। फिर अगला टर्म आता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, जिसका पहले चैप्टर में जिक्र है। नवा, इसे बोलते हैं नवा निवेश। या जैसे आप कोई कोई नई शर्ट खरीदिए या आप अपनी पुरानी शर्ट को ही थोड़ा प्रेस वर्क करके पहनिए, तो ग्रीन फील्ड होता है नई कमीज, नई शर्ट, नया जूता। ब्राउन फील्ड होता है पुराने जूते को पॉलिश मार करके चमका देना, यानी नई जगह पर बिल्कुल नया उद्योग होता है। जैसे हम नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाए, उसे हम कहेंगे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में यही, ब्राउन फील्ड पुराने जो जूते को चमका करके नया बना देना, अगर उसमें कुछ टूट फूट है उसको ठीक कर देना। और ग्रीन फील्ड मतलब नया जूता ही खरीद लेना। आई होप आप समझ गए। सेमीकंडक्टर डेटा सेंटर्स बहुत बार हो चुका है, तो बताने की जरूरत नहीं है। यह नेशनल सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिजाइलियंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक सेक्टर माने जाते हैं। ठीक है ना। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, मजा आवा बच्चा। अब आप देखिएगा, मेरे बिना पढ़ाई पहला चैप्टर पढ़ने की कोशिश एक बार कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन थोड़ा टफ भी लगेगा, क्योंकि भाई किताबें तो ऐसी ही लिखी जाती हैं कि जो कॉमन इंसान के समझे में ना आए। और ठीक है, अब आते हैं हम लोग आखिरी पार्ट पर, यानी इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट टर्म्स। ठीक है ना। इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट का मतलब ऑब्वियस है राज्य। यहां स्टेट क्राफ्ट यानी राज्य शब्द लिया गया, यानी जब, ठीक है ना, इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट यानी पहला, जब कोई देश इकोनॉमिक टूल्स का उपयोग, जैसे अमेरिका टैरिफ टैरिफ खेल रहा है, रणनीतिक, राजनीतिक और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए करता है। जैसे अमेरिका टैरिफ का इस्तेमाल इंडिया के विरुद्ध किया, या रशिया से जो भी कुछ खरीद रहे हैं उन सब के लिए किया, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट। यानी इकोनॉमी को हथियार और ढाल दोनों की तरह इस्तेमाल करना। इसमें क्या क्या आता है, ट्रेड पॉलिसी आती है, सैंक्शंस आते हैं, इन्वेस्टमेंट के नियम बना दिए जाते हैं, टेक्नोलॉजी कंट्रोल दिखाया जाता है। यानी अमेरिका द्वारा चीन पर टेक्नोलॉजी प्रतिबंध, यूरोपियन यूनियन का CBAM, वो सब इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा है। तो आप यहां पर यूपीएससी ट्रैप क्या है, यहां पर यूपीएससी ट्रैप है मेरे प्यारे बच्चों कि इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट केवल व्यापार नीति नहीं है, यह इकोनॉमिक्स प्लस स्ट्रेटजी प्लस पावर, इन तीनों का हाइब्रिड है, मिक्स है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट हैज इमर्ज्ड एज अ प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। यानी 21वीं शताब्दी में ये जो आर्थिक कूटनीति है, यह भू राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के प्राथमिक उपकरण के रूप में देखी जा रही है और प्रयोग की जा रही है। दूसरा शब्द है स्ट्रेटेजिक एंड्स, रणनीतिक लक्ष्य। एंड्स मीन्स एंड एंड्स, यानी वे अंतिम उद्देश्य जिनके लिए आर्थिक नीतियां अपनाई जाती हैं। अंतिम उद्देश्य क्या है, सप्लाई चेन की सिक्योरिटी। अंतिम लक्ष्य क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी। अंतिम लक्ष्य क्या है, टेक्नोलॉजी में लीडरशिप। ठीक है। अब आता है तीसरा,
इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ऑब्वियस आर्थिक रूप से परस्पर निर्भरता, जैसे हम कच्चा माल लें और फिर उसको फाइनल गुड के रूप में जहां से कच्चा माल लिया उन्हीं को बेच दे। यानी जब देश एक दूसरे पर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर हो, याद रखिएगा, तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद आता है वेपनाइजेशन, हथियार की तरह इस्तेमाल, यानी आर्थिक साधनों को जानबूझकर दबाव या दंड के रूप में इस्तेमाल करना, जैसे रशिया को स्विफ्ट मैकेनिज्म से, SWIFT से बाहर करना या सैंक्शन लगाना, बताने की जरूरत नहीं। फिर एक्सपोर्ट कंट्रोल, निर्यात नियंत्रण, यानी संवेदनशील वस्तुओं के निर्यात पर सरकार का कंट्रोल कर लेना, जैसे चाइना ने सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट पर कंट्रोल कर लिया कि भाई हम उतना ही देंगे जितनी हमें लगेगी, और जबकि विश्व को बहुत ज्यादा चाहिए। तो एक्सपोर्ट कंट्रोल अगर कभी भी करे कि ये एक टैरिफ नीति है, नहीं, एक्सपोर्ट कंट्रोल टैरिफ नीति नहीं, उसको कभी मत डालेगा। डुअल यूज, दुरुपयोग, यानी ऐसी तकनीक का यहां पर डुअल यूज कहा गया है जो सिविल और मिलिट्री दोनों में इस्तेमाल हो। फॉर एग्जाम्पल AI क्या है, डुअल यूज वाली टेक्नोलॉजी है। ड्रोन्स क्या है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब वही है, याद रखिएगा। क्रिटिकल मिनरल्स आप सबको हजारों बार पढ़ा चुका हूं, यानी वे खनिज जो एनर्जी ट्रांजिशन और हाई तकनीक के क्षेत्रों के लिए अनिवार्य हो, जैसे लिथियम, जैसे कोबाल्ट, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब भारत के संदर्भ में आप देखोगे तो ऑब्वियस है, हमने बहुत सारा काम किया, जैसे काबिल इनिशिएटिव इस बार आएगा, मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं बताना, काबिल इनिशिएटिव हमारा है। विदेशों में हमने माइनिंग के एग्रीमेंट भी किए हैं। सैंक्शंस, ब्लैकलिस्ट, ये भी शब्द आया है, यानी किसी देश या संस्था को आर्थिक गतिविधियों से अलग करना, जैसे रूस पर सैंक्शन, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ब्लैकलिस्ट। तो ये सारी चीजें। अगला है FDPR, ये शब्द महत्वपूर्ण है, फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। FDPR शब्द यानी फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल्स, ये क्या होते हैं? यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये नियम होते हैं। रूल मतलब नियम हो ही गया, ऐसे नियम जिनसे विदेश में बने उत्पादों पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है अगर उनमें घरेलू टेक्नोलॉजी हो। जैसे US चिप सप्लाई पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, तो इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट, यानी आपके यहां जो प्रोडक्ट आया उस पर भी उनका नियम लागू हो जाएगा अगर अमेरिका की टेक्नोलॉजी के द्वारा बने उत्पाद का आप इस्तेमाल करें। ठीक है। फिर आता है CBAM, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, यानी यूरोपियन यूनियन का नियम जिसमें अधिक कार्बन उत्सर्जन वाले आयात पर टैक्स लगेगा। यह दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट एक्शन और दूसरा उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन जो कार्बन न्यूट्रल पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। और कभी भी प्रश्न पूछे कि CBAM प्योर क्लाइमेट पॉलिसी है, आप कहिएगा बिल्कुल गलत है। CBAM है ट्रेड प्लस क्लाइमेट प्लस प्रोटेक्शनिज्म, तीनों है। फिर आता है एम्बेडेड एमिशन, अंतर्निहित उत्सर्जन। ये क्या होता है? किसी उत्पाद को बनाने में जो कुल कार्बन उत्सर्जित हुआ हो उससे एम्बेडेड एमिशन कहते हैं। प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, जैसे स्टील, सीमेंट, इन सब के उत्पादन में जो कुल कार्बन का उत्सर्जन हुआ है। अगला आता है स्ट्रेटेजिक अपरिहार्यता, रणनीतिक अपरिहार्यता, मतलब किसी देश को वैश्विक सप्लाई चेन में अनदेखा ना किया जा सके। चाइना को अनदेखा कर सकते हैं क्या? और इसीलिए भारत भी सेमीकंडक्टर हब बनना चाहता है, ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रहा है। तो यही है। पॉलिसी स्पेस का मतलब क्या होता है? देश के पास अपनी परिस्थितियों के अनुसार नीति बनाने की स्वतंत्रता को हम पॉलिसी स्पेस कहते हैं। जैसे, ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं। इकोनॉमिक सॉवरेंटी, आर्थिक संप्रभुता, आजकल ये शब्द बड़ा चर्चा में है, अभी ट्रेड डील के भी संदर्भ में। बट इसका आप मूल अर्थ समझिए कि देश की क्षमता कि वह बाहरी दबाव के बिना आर्थिक फैसले ले सके, जैसा कांग्रेस कह रही है दबाव डालते हुए कि मोदी ने अमेरिका के दबाव में अपनी संप्रभुता को भूल करके यह फैसला लिया है। अंत में आता है DPI यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी राज्य के द्वारा बनाई गई डिजिटल प्लेटफॉर्म व्यवस्था, जैसे आधार, जैसे UPI, जैसे ONDC प्लेटफॉर्म्स। आई होप आप समझ गए। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया सारी चीजें? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक की कहानी पर? अब अगर यहां तक की कहानी पर कोई डाउट नहीं है
तो कल डिटेल्ड एनालिसिस अब हम यहां से शुरू करेंगे। मजा आया? ऐसे ही एक लेक्चर में 2 दिन का अगर समय लगता है तो आई थिंक कि हमें लगभग 28 दिन लगेंगे इस टॉपिक को खत्म करने में। 25 दिन आप मान के चलिए, यानी हम किसी भी सूरत में मार्च के मिड तक इसे खत्म करेंगे। समय लगेगा, मैंने पहले भी कहा था। और चूंकि बहुत बेसिक से लेकर के चल रहा हूं तो आपको मजा आने वाला है। अब यहां से आपका बेसिक इकोनॉमिक्स सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। और जब आप कल क्लास में आएंगे तो सबसे पहले आपको 10 क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस मिलेगी। क्या मिलेगी? लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद, पहले नहीं मिलेगी। देखिए हमारी टीम ने क्वेश्चन बना तो नहीं दिया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बना के भेजा हुआ। आप सुनना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, जिससे आपको ये ना लगे कि सुनील सर कहीं भी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग काम कर रहे। नहीं, सुनील सर जो इस एग्जाम की डिमांड है, जिस पैटर्न पर उन्होंने लगातार प्रीलिम्स परीक्षा यूपीएससी की उत्तीर्ण की है, उसके बेसिस पर आपको ये चीजें करा रहे हैं। जिसके बेस पर वो लगातार काम कर रहे हैं, उसके बेस पर वो करा रहे हैं। तो इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक बार जरा आप सब देखिए कि ठीक है। और आप सब यूपीएससी की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं पर्सनल मेंटरशिप के थ्रू, या आप ऑप्शनल और जीएस के फाउंडेशन कोर्सेज के थ्रू। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। और यह इकोनॉमिक सर्वे की क्लास भी आप इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं। तो कल जब ये चैप्टर खत्म होगा तब आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हर चैप्टर में अगर 10 क्वेश्चन, तो 16 धाम में 160 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, जो बहुत बेहतर है। ठीक है। अब मेरे बच्चों, इसी पैटर्न पर आप सबको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। जैसे आप इंडस वैली पढ़ने जा रहे हैं तो लोथल, मोहनजोदाड़ो, इस सब की लिस्ट निकाल लीजिए। क्या पाया गया है, क्या नहीं पाया गया है, इस हिसाब से काम करिए। ठीक है। बाय, थैंक यू। और क्लास के लिए फ्लेक्सिबल रहिएगा। कभी 11 बजे हो गई, कभी इस टाइम हो गई, जैसा भी। तो आपको बस फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे बहुत सारा काम मेरे जिम्मे होता है। अब देखो अभी हटा नहीं, तब तक एक बच्चे का मैसेज आ गया, सर वो जो उसका पीसीएस का है, उसका अभी तक कुछ काम था, मैं भेज नहीं पाया। बाय, थैंक यू।